स्टूडेंट्स पता नहीं क्यों इतनी लेट लेट ज्वाइन करते हैं। एफआर एसीसीए एग्जामिनर रिपोर्ट। एग्जामिनर रिपोर्ट हम देखेंगे सितंबर दिसंबर जून 2024। अब बहुत ध्यान से देखना गाइस, जैसे कि मैंने बताया था कि इसमें जो ये क्वेश्चंस हैं, जस्ट गिव मी वन स्मॉल सेकंड। गिव मी 2 मिनट गाइस, मेरा ना एक दो तीन स्टूडेंट्स हैं वो ऐड हो रहे हैं, बट उनको थोड़ा दिक्कत आ रही है। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स गाइस। तब तक चलो मैं तुम्हारे को पहला क्वेश्चन शो करता हूँ, तुम उसका आंसर देना तब तक। तो मैं स्टूडेंट ज्वाइन करता हूँ। हेलो सर। तो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। इसके आंसर यस रुपेश। सर एम आई ऑडिबल? यस, यू आर ऑडिबल रुपेश। सर शुड आई कंटिन्यू विद दिस मॉक और सर एज पर इंस्ट्रक्शंस आई शुड कीप प्रिपेयरिंग फॉर द जून अटेम्प्ट? नहीं, तुमने जूम में एग्जाम देना है। सर मैंने मार्च का बुक तो करा बट सर सर आपसे बात हुआ था एंड ऑल। तो बट आई एम अपियरिंग द एग्जाम इन द मार्च सर। बट वो हाँ, तो इतना। मॉक कर लो, कोई नुकसान नहीं है उसमें। ओके सर, ओके सर। क्वेश्चन तो ट्राई कर ही सकते हो ना एटलीस्ट। यस सर, यस सर, सर जो आपने हाँ, सर जैसे बोला मैं वैसे ही अभी फॉलो अप कर रहा हूँ सर। ठीक है। यस सर। चलो गाइस, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इस फर्स्ट क्वेश्चन का मुझे सारे आंसर दो कि प्रॉफिट एंड लॉस में कितनी फिगर जाएगी, करंट लायबिलिटी में कितनी फिगर जाएगी, जल्दी से। एंड गाइस, सारे कैलकुलेटर अपने साथ रखो, यू हैव टू बी बिट क्विक। I got one answer. Debit 70,000 P&L account and credit 30,000 in current liabilities. Okay. एक आंसर आ गया मेरे पास गाइस। ओके। 30, 70,000, 30,000, 70, 30, 70 प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, 70 प्रॉफिट एंड लॉस, 30 करंट लायबिलिटी, 70 प्रॉफिट एंड लॉस, 30 करंट लायबिलिटी 70। Guys, please, I would want all the students to give me answer because you all are appearing for your paper. तो सभी को आंसर्स देने हैं। करंट लायबिलिटी 30, प्रॉफिट एंड लॉस 1 लाख। ओके, करंट लायबिलिटी 30, प्रॉफिट एंड लॉस 70, प्रॉफिट एंड लॉस 70। 70, 30, 70, 30, 70, 30, 70, 30, 70, 30।
Okay, so guys, I got many answers, and most of the students are saying profit and loss में जाएगा हमारा 70,000 and current liability में जाएगा हमारा 30,000, and you all are absolutely right. There's just one student who said कि प्रॉफिट एंड लॉस में 1 लाख जाएगा. प्रॉफिट एंड लॉस में 1 लाख जाएगा, दैट इज 5 लाख की डेप्रिसिएशन 20%. बट जो ये गवर्नमेंट ग्रांट हमने डेफर्ड लायबिलिटी बनाया है, हमने उस लायबिलिटी को भी तो इसको भी तो 1/5 करके जो भी हमारा अमाउंट आएगा उसको हम इनकम में शो करेंगे. तो 1,50,000 इंटू 20%, 30,000 हर ईयर हमारी इनकम भी बनेगी. तो प्रॉफिट एंड लॉस में नेट कितना जाएगा हमारा? 1 लाख डेप्रिसिएशन माइनस 30, 70 जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में. और करंट लायबिलिटी हमारी होगी 30, नॉन करंट लायबिलिटी हमारी 150. चलो नॉन करंट लायबिलिटी का नहीं पूछा हो तो विल नॉट गो फॉर इट. अब गाइस यू ऑल कैन सी द रीजन व्हाई आई एम शोइंग यू दिस क्वेश्चन इज, यू ऑल कैन सी कि ये वो क्वेश्चन है जो तुम कह सकते हो कि सिर्फ 20% बच्चों का ही सही हुआ है, 80% बच्चों का गलत हुआ है, एंड तुम सबके आंसर्स ये सही हैं. तो यू ऑल कैन फिगर आउट कि तुम्हारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कितने अच्छे हैं, एंड दे आर मच बेटर देन स्टूडेंट्स हु अपीयर फॉर एफआर पेपर. वेरी 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 गुड गाइस. चलो अब देखो, यहां पे लिखा भी है, उन्होंने बताया हुआ है, आंसर इन्होंने दिया हुआ है. उसके बाद where did candidates go wrong? Most candidates correctly recognize current liability for deferred income was 30,000 credit. However, most common error was to select 1 lakh debit from profit and loss, but 30,000 credit for current liability, ignoring release of deferred income to profit and loss. जो एक स्टूडेंट ने गलती करी कि जो हमारी डेफर्ड इनकम है वो प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम बनेगी, तो नेट प्रॉफिट एंड लॉस में 70,000 जाएगा. परफेक्ट गाइस, परफेक्ट आंसर सबने दिए. चलो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. चलो इसका आंसर दो मुझे सारे. मैं भी साथ साथ निकालता हूं इसका आंसर. ओके, वन आंसर आई गॉट इज बी. बी, ओके बी. गाइस एक चीज मैं सबको बोलूंगा प्लीज, ठीक है? देर देर शुडंट बी एनी स्टूडेंट जो थोड़े से मॉक्स हो ये सोच के कि हम भी ये डाउनलोड कर लेते हैं और फिर आंसर्स देते हैं. प्लीज वो चीज मत करना. वो तुम्हारा ही नुकसान है, मुझे कुछ नहीं है नुकसान, बट उसमें तुम्हारा नुकसान होगा कि अगर कोई बच्चा खुद ये जो एग्जामिनर रिपोर्ट डाउनलोड करके वहां से आंसर चेक करे. बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ. मैं खुश हूं. मैं तो तुमसे हमेशा खुश रहूंगा, बस बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ. आई हैव गॉट 3 आंसर्स अभी तक. बी, ओके. 4. इट्स जस्ट अ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन गाइस, इसमें कोई लॉजिक नहीं है. ये तो तुम्हारा सिंपल डिस्पोजल का फॉर्मूला निकालने का है. ओके, एक और आंसर है मेरे पास, 12 मिलियन. बी 12 मिलियन. बी 12 मिलियन. ओके, एक और भी है मेरे पास आंसर. गाइस प्लीज सबको आंसर देना है और थोड़ा जल्दी दो.
इतना टाइम नहीं है, दिस इज जस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, इसमें कुछ भी लॉजिक नहीं है। ये एक फॉर्मूला है तुम्हारा डिस्पोजल का, जिसको वो फॉर्मूला पता है वो इजीली आंसर निकाल सकते हैं इसका। तो जो लेट कर रहे हैं इट मीन्स उनको फॉर्मूला ठीक से नहीं याद। ओके, एक और भी आया मेरे पास आंसर। ओके, सो आई हैव गॉट लेस आंसर्स गाइस। तो इट मीन्स कि तुम्हें शायद ये फॉर्मूला नहीं याद, कोई बात नहीं, वो रिवीजन के टाइम पे फॉर्मूला याद आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, वो मैं बताऊंगा अभी। जो मैंने तुम्हें बताना है तरीका लास्ट में सारी चीजें कंपाइल करने का, दिस इज जस्ट बिकॉज के तुमने अभी सारी वो चीजें माइंड में घूम रही होंगी। तो जिन भी स्टूडेंट ने आंसर दिया गाइस, इट इज एब्सोल्युटली राइट, द करेक्ट आंसर इज बी। बी ही इसका आंसर है। एंड सिंपल जो हमारा फॉर्मूला होता था इसका, इट वाज कंसिडरेशन रिसीव्ड प्लस एनसीआई, इसमें से माइनस करते थे गुडविल, माइनस करते थे शेयर कैपिटल, और माइनस करते थे बेसिकली नेट एसेट माइनस करते थे ऑफ सब्सिडरी, और गुडविल माइनस करते थे, तो हमारा आंसर आता था। सिंपल ये हमारा आंसर था। एंड जिन भी बच्चों को फॉर्मूला पता था, फॉर्मूला बेस ही आंसर है। अब यहाँ पे एसीसीए में स्टूडेंट्स ने क्या क्या गलती करी है, देखो। मोस्ट कॉमन एरर वाज 13.8 मिलियन, मोस्ट कॉमन एरर। Many candidates ignore both non-current, non-controlling interest and goodwill। उन्होंने सिंपल कंसिडरेशन रिसीव में से नेट एसेट्स माइनस करके अपने आंसर निकाल दिए। तो यू कैन सी कि ये इतने डिफिकल्ट नहीं है जो हमें लगते हैं। एंड दीज आर दोज क्वेश्चन जो 80% ज्यादा बच्चों के गलत है। मतलब तुम सोचो बाकी के क्वेश्चंस कैसे होंगे। चलो, दैट्स वेरी वेरी गुड गाइस, एवरीवन गेव द करेक्ट आंसर। परफेक्ट। चलो, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ गाइस, कि तुम ये सारे आंसर्स कर पा रहे हो अच्छे से। चलो, क्वेश्चन नंबर 3। जल्दी से सबने आंसर देना है इसका। एग्जाम है तुम्हारा थर्सडे, सोचो एग्जाम का क्वेश्चन है ये। एंड ट्राई टू शॉर्ट कट योर आंसर। डोंट मेक कि तुम्हें अपना आंसर जो है वो पूरा पूरा लॉन्ग फॉर्मेट में पूरा सॉल्व करके देना है। ट्राई टू फाइंड डिफरेंट शॉर्टकट्स जो तुम कर सकते हो। वी हैव गॉट टू आंसर्स, 2.4 मिलियन। आशुतोष, तुम अपने रिप्लाईज को ना चाहे एवरीवन इन द मीटिंग कर दो, सो दैट एटलीस्ट एवरीवन नोस के यू आर आल्सो गिविंग द आंसर। जी सर, मैं तो इसलिए कर रहा था कि किसी को आंसर पहले पता लग जाए, नहीं तो वो ऐसा होता है कि सामने वाला देख के लिख देता है। तो अच्छा, मैं इसलिए कर रहा हूँ। सर उससे क्या होता है, सामने वाले कॉन्फिडेंस को। है पूरा, कॉन्फिडेंस, गुड गुड गुड, इट्स रियली गुड, इट्स गुड। बट कोई बात नहीं, ये ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। बट ठीक है, कोई बात नहीं, आई अंडरस्टैंड। सी सी गाइस, एक चीज, जैसा कि चिराग ने 2 मिलियन आंसर दिया है, ओके। सी 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 सी। गाइस, कोई एक दूसरे का आंसर नहीं दिखेगा, कोई ग्रुप को फॉलो नहीं करेगा, जैसा कि अभी एक स्टूडेंट ने बोला है कि नो वन विल फॉलो द ग्रुप। एक बच्चे ने आंसर दिया है तो सारे उसको फॉलो करें। अपने आंसर्स देना, गलत होंगे कोई बात नहीं, मैं बैठा हूं यहाँ पे, बट यू ऑल हैव टू गिव द आंसर्स। 2 मिलियन, 2.4 मिलियन, 2 मिलियन, ओके, टू स्टूडेंट्स गेव 2 मिलियन, बाकी सबने 2.4 मिलियन दिया है। आई हैव नॉट गॉट ऑल, और सबने आंसर नहीं दिया गाइस, में जल्दी से आंसर दो सारे। गाइस, जो स्टूडेंट ये टाइपिंग कर रहे हैं, प्लीज ये टाइपिंग ऑफ कर दो, जो भी स्टूडेंट बीच में कुछ टाइपिंग वाला कर रहा है। ओके, 2 मिलियन, 2 मिलियन, 2 मिलियन, ओके, 2.4 मिलियन। गाइस, हु इज दिस? हीरो, हीरो जी, ये टाइपिंग मत करो प्लीज स्क्रीन पे।
2 million, ओके। कौन है यार स्टूडेंट? $2.4 million, प्लीज एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन, ओके। ओके चलो, अब मैं तुम्हें इसका आंसर देता हूँ गाइस। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 2.4 million, नॉट 2 million। आई टेल यू व्हाई। इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? Tenant company has capitalized development cost of 6 million relating to project Atlantic in its statement of financial position this date. The company began selling the product in 2013 and has reliably estimated the following unit sales के इतने इतने units उसके सेल हो रही हैं. There will be no sales after 2015. What amount should be charged to statement of profit and loss for the year ended this in respect of development cost? अब देखो यहाँ पे ना एक चीज क्या है, देर आर टू वेज। मेजरली जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने क्या सोच के आंसर दिए हैं, उन्होंने सीधा देखा कि 6 million का हमारा खर्चा हुआ है और 3 साल का हमें इन्होंने दिया हुआ है कि 3 साल हमारा जो प्रोडक्ट है वो चलेगा, तो 6 डिवाइड बाय 3, तो पर ईयर डेप्रिसिएशन इज 2 million। ये थॉट प्रोसेस स्टूडेंट्स का है जिन्होंने 2 million आंसर दिए। लेकिन एक चीज याद रखना, जब भी तुम्हारे को ऐसे क्वेश्चंस आए और इसमें लिखा हो कि हमारे को इतनी यूनिट्स हमारी सेल हो रही हैं, तो डेप्रिसिएशन शुड बी ऑन सेल्स। डेप्रिसिएशन को हमें प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा इन यूनिट सोल्ड। तो डेप्रिसिएशन हमें यहां पे प्रोपोर्शनेट करनी पड़ेगी रादर देन 6 million डिवाइड बाय 3। तो हम प्रोपोर्शनेट कैसे करेंगे? हमें बताना है 2013 में डेप्रिसिएशन कितनी लगेगी, यानी अमोर्टाइजेशन कितनी लगेगी। तो हम यहाँ पे, मैं कैलकुलेटर ओपन करता हूं, तो इट शुड बी गाइस हमारी जो यहाँ, एक सेकंड में इसको तो हमारी जो डेप्रिसिएशन लगेगी गाइस, इट शुड बी 6 million इंटू 2013 में हमारी यूनिट्स बने 144,000, 144,000 डिवाइडेड बाय टोटल जो हमारी यूनिट्स है 36,000,000। तो 2.4 million शुड बी द डेप्रिसिएशन जो हमारी इस साल लगेगी। तो अगर तो हमारे को ये चीज ना गिवन होती, सिंपल बोला होता, ये सारे याद करना छोटी छोटी चीजें, अगर हमें सिंपल बोला होता कि हमारे जो यूनिट्स हैं, हम 3 साल हमारी डेवलप चलेगा, 3 साल बाद सेल नहीं होगी, देन इन दैट केस 2 million इज द करेक्ट आंसर। लेकिन जब हमें सेल यूनिट्स में दिया हुआ है, तो डेवलपमेंट कॉस्ट को हम जितने यूनिट सेल हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम अमोर्टाइज करेंगे। तो दिस शुड बी द आंसर। तो एक बार चेक कर लेते हैं इसका आंसर। 2.4 million इज द आंसर। इन्होंने क्या बोला सर, इन जनरल हाउ डज अ कंपनी नो टोटल नंबर ऑफ कंजम्पशन फॉर एनी नंबर ऑफ इयर्स? यू आर एब्सोल्युटली राइट। हमें ये नहीं चीज पता होती, लेकिन दिस इज काइंड ऑफ बजटिंग। योर क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली राइट। बट यहां पे बोला हुआ है रिलायबली एस्टिमेटेड, कि उन्होंने एस्टिमेट करा है ये। व्हेन दे हैव मेड अ एस्टिमेट कि हम इतने यूनिट सेल करेंगे, तो अमोर्टाइजेशन भी इसके अकॉर्डिंग ही हम करेंगे। योर आंसर इज एब्सोल्युटली राइट, बट ये पीएम में ज्यादा फोकस होना चाहिए कि उन्होंने एस्टिमेट करा है यहाँ पे, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम अमोर्टाइजेशन करेंगे। ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है, द मोस्ट कॉमन एरर्स वर ईदर नॉट टू अमोर्टाइज और सिंपली amortize over straight line over 3 years instead of sales units. The amortization method should reflect the pattern in which assets' future economic benefits are expected to be consumed by the entity. If only if the pattern cannot be determined reliably, the straight line method is used, and straight line method के अकॉर्डिंग हमारा आंसर आता है 2 million। और सोचो कुछ बच्चों ने तो 6 million ही आंसर दे दिया, मतलब क्या चीज है, पूरा पूरा। ठीक है ना? सो जिन स्टूडेंट्स ने 2 आंसर दिया है, दे शुड ऑल्सो बी प्राउड कि ऐसा नहीं है कि उनका आंसर गलत है, बट एटलीस्ट उनका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट का इशू था, वो कॉन्सेप्ट आप सबका क्लियर हो जाएगा कि जब भी हमें रिलायबल एस्टिमेट फ्यूचर का गिवन हो, तो हम इसके अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन को प्रोपोर्शनेट करेंगे, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज सिंपल 3 इयर्स। वेरी 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 गुड गाइस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये भी देखो तुम, क्वेश्चन मेजरली स्टूडेंट्स का सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, चलो इसके आंसर दो सारे। यस अदिति, इस क्लास की रिकॉर्डिंग होगी और वो ऐप पे तुम्हें मिल जाएगी।
आदित्य, आई थिंक मैं तुम्हारे से देयर वाज अ स्टूडेंट हु सेड कि जून मॉक सॉल्व में प्रशांत सर ने जो प्री मॉक है वो सॉल्व करवाया, हु वाज दैट स्टूडेंट? ओके। आदित्य, फिर वो जो प्री मॉक की वीडियो है, वेयर डिड यू वॉच दैट वीडियो, ऑन वी गाइड ऐप या यूट्यूब? यूट्यूब पर, ठीक है। तो यूट्यूब की उस वीडियो का लिंक ना एक बार शेयर भी कर देना ग्रुप में। थैंक यू। चलो गाइस, क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी से प्लीज। ओके, वन आंसर इज ए। सी ए सी ए सी। ओके, सी ए सी ए सी। ए, सी ए सी ए सी ए। सी। एक मिल गया क्वेश्चन कंफ्यूजिंग। सी। कम ऑन गाइस, इट्स इजी वन, मुश्किल नहीं है ये। ए। सॉरी, सी। ओके, जल्दी से गाइस प्लीज, बाकी के बच्चे जो हैं आंसर दो जल्दी से। सर, वेयर वी विल फाइंड एग्जामिनर रिपोर्ट, ये बाद में बताऊंगा, पहले भी जो सामने है वो करो, अगर यही कर लिया फिर एग्जामिनर रिपोर्ट की जरूरत ही नहीं है। बी। ओके। ए। ऑलराइट, सो लेट मी टेल यू द आंसर। इसका जो आंसर होना चाहिए गाइस, वो होना चाहिए सी। अब यहां पे भी ना एक्चुअली जो एक क्वेश्चन है, मैं तुम्हें बताता हूं, दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली ट्विस्टिंग, एंड इट इज ट्विस्टेड बाय आईसीसीए। इट इज ट्विस्टेड बाय आईसीसीए, मैं बताता हूं कैसे। यहां पे जिन स्टूडेंट्स ने आंसर ए दिया है, उन्होंने पिछले साल की अपनी सिंपल बेसिक ईपीएस देखा है, विच इज 27 डिवाइड बाय 20 मिलियन। ऐसे उन्होंने आंसर निकाला है। तो 27 डिवाइड बाय 20 मिलियन, दैट इज 1.35, एंड इट इज ऑल्सो राइट। लेकिन इन्होंने क्या बोला, एसीसीए कहता है कि इस देखो, मोस्ट मेजरली स्टूडेंट्स गेव ए और सी, मतलब सारे ए, देयर वाज ओनली वन और टू स्टूडेंट जिन्होंने अलग आंसर दिया, बाकी सबका ए और सी आंसर आ रहा है। तो ए और सी के अकॉर्डिंग मतलब सबने अपना जो बेसिक ईपीएस इस साल का है वो सबने सही निकाला। कंफ्यूजन कहां पे आई है, वो आई है कि ये हम 1.35 सिलेक्ट करें या 1.8 सिलेक्ट करें, क्योंकि यहां पे कहीं पे भी रीस्टेटेड ईपीएस वर्ड नहीं यूज हो रखा। यहां पे कहीं पे भी रीस्टेटेड ईपीएस वर्ड नहीं यूज हो रखा। तो इसका मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर है वो ए और सी दोनों ठीक है, बट एसीसीए ने इसका आंसर सी दिया है। एसीसी ने बोला है कि हमें 2016 का रीस्टेटेड ईपीएस निकालना है। बेसिकली हम क्या करेंगे, व्हाट बेसिक अर्निंग पर शेयर अमाउंट विल बी रिपोर्टेड इन 2017। देखना ध्यान से, एसीसी ने क्या बोला, बहुत ध्यान से सुनना। इट्स अ वेरी स्मॉल कॉन्सेप्ट। जब हम 2017 की बुक्स बनाएंगे तो हम ईपीएस कितना शो करेंगे, तो करंट ईयर का हम इतना शो करेंगे, और प्रीवियस ईयर का जब भी हम बोनस देते हैं तो हमें डायल्यू वो रीस्टेटेड ईपीएस करना पड़ता है कि पिछले साल का रीस्टेटेड इतना था, तो ये दिस इज पिछले साल का रीस्टेटेड। क्योंकि हम 2017 में स्टैंड कर रहे हैं,
तो 2017 में करंट ईयर का इतना आएगा और पिछले साल का इतना रीस्टेटेड होगा। तो दैट्स व्हाई द आंसर इज सी। जिन्होंने आंसर ए दिया है, तुमने कैलकुलेशन सही करी है। वेयर डिड यू गो रॉन्ग, कि तुमने सोचा कि 2016 का जो ईपीएस है नॉर्मली वो तो इतना ही था, तो 2016 में 1.8 तो हो नहीं सकता। लेकिन इफ वी आर स्टैंडिंग एट 2017, तो इस डेट को हम करंट ईयर का ईपीएस और प्रीवियस ईयर का हम रीस्टेटेड ईपीएस निकालेंगे, क्योंकि हमने बोनस दिया है। दैट्स व्हाई द आंसर इज सी। दिस वॉज अ ट्रिकी क्वेश्चन, ये सिर्फ ट्रिक क्वेश्चन था जहां पे एक छोटी सी चीज की वजह से आंसर बदल रहा है। एंड जो मिस्टेक तुमने करी, इट इज वेरी कॉमन, एनी स्टूडेंट कैन डू द मिस्टेक। तो हमने 20 मिलियन हमारे शेयर थे, सो 20 मिलियन इंटू 4 डिवाइड बाय 1/4, तो 5 मिलियन के हमने शेयर इशू कर लिए, तो टोटल शेयर हमारे हो गए 25 मिलियन। तो डिवाइड बाय 25 मिलियन से हमने अपना आंसर निकाल दिया, सिंपल। इस साल का 36 मिलियन डिवाइड बाय 25 मिलियन, और पिछले साल का रीस्टेटेड 27 मिलियन डिवाइड बाय 2.25 मिलियन। एसीसी ने क्या बोला है देखो, द मोस्ट कॉमन आंसर वॉज फेलिंग टू रीस्टेट प्रायर ईयर कंपैरेटिव कैलकुलेटिंग दिस। ठीक है ना, कि मोस्ट ऑफ द कॉमन मिस्टेक जो बच्चों ने करी है वो यही करी है, उन्होंने पिछले साल का 1.35 करा है। सर अगर वो बोलते भी कंपेयर हो तो रीसेटेड निकाल सकते हैं, ये रीसेटेड ही तो है। देखो पता है क्या है यहाँ पे, अगर उन्होंने यहाँ पे बोला, ध्यान से सुनना, इफ यू आर स्टैंडिंग एट दिस डेट 2017, तो 2017 में तुम 2016 की थोड़ी रेशो निकालोगे, 2017 में तुम 2017 की निकालोगे। और क्योंकि तुमने बोनस दिया है, तो बोनस की वजह से तुम्हें पिछले साल का रीस्टेट करना पड़ेगा। और पिछले साल का रीस्टेट इतना है कि तुम अपने बुक्स में दिखाओगे 2017 का इतना है एंड 2016 का रीस्टेट इतना है। सर इसमें फ्रैक्शन नहीं करना बोनस का, कर तो दिया बोनस का फ्रैक्शन। 20 मिलियन थे हमारे ऑर्डिनरी शेयर, तो बोनस ऐड करके 25 मिलियन हो गए, 5/4 हो जाएगा ना, बोनस ऐड करके 5, तो इसको कर लो, 20 मिलियन इंटू 5/4, 25 मिलियन ही तो होता है। और ये इसको फ्रैक्शन करना होगा, पिछले साल का नॉर्मल इंटू 4/5, 1.8 आ जाएगा। 1.35 इंटू 4/5, 1.8, यही तो आ रहा है। जैसे मर्जी कर लो, यू कैन गेट दिस आंसर, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। चलो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, तुम देख सकते हो कि क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं, डिफिकल्ट नहीं है, छोटे छोटे ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं। अब ये केस सिनारियो है, फटाफट से इस केस यस को सर। पढ़ लो। यस अरिंदम। सर अब तो स्क्रीन बैक करेंगे क्या? मैं बोनस फ्रैक्शन से करके निकाला हूँ, मगर यहाँ पे कुछ और तरीके से निकाला गया है। तुम बोनस फ्रैक्शन से भी निकालोगे तब भी यही आएगा अरिंदम, हाँ सर, मेरा करेक्ट आया है। तो डजेंट मैटर ना। मैं देखो, लॉजिक भी नाम की चीज होती है, बोनस फ्रैक्शन भी है। बोनस फ्रैक्शन इज अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, जो मैंने कराया दैट इज अकॉर्डिंग टू लॉजिक, के 20 मिलियन हमारे ऑर्डिनरी शेयर हैं, 5 मिलियन के हमारे बोनस शेयर आ चुके हैं, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर हमारे हो गए 25 मिलियन। और हमने लॉजिक क्या पढ़ा था, कि जब भी हम बोनस शेयर देते हैं, तो साल की शुरुआत में ही हम मान लेते हैं कि बोनस शेयर हम दे चुके हैं, तो वो 25 मिलियन हो जाएंगे। तो 25 मिलियन से हमें अपने आंसर निकालना है बस। यस सर, थैंक यू सर। तो इट्स ऑल अबाउट लॉजिक एंड फॉर्मूलाज। चलो फटाफट से केस पढ़ो। ये वही चैप्टर है जिसमें सबको इश्यूज हैं थोड़े बहुत, बट तुम देखना अभी जब तुम करोगे यू विल फाइंड द क्वेश्चंस इजी। सर स्टडी हब में एपीएस के क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंड जो दिया है, वैसे क्वेश्चन को टैकल कैसे करें। प्रथमेश, मैं अभी एक चीज अभी बोल के हटाऊं, मैंने अभी एक चीज मैं बोल के हटाऊं, कि अब कुछ भी मत सोचो कि कोई उसको कैसे करेंगे, उसको कैसे करेंगे। जो चीज तुम्हें नहीं पता टैकल करना, उसको टैकल मत करो। नई चीज के चक्कर में, नई चीज समझने के चक्कर में हम पुरानी चीजें भूल जाएंगे। तो अभी उन सारी चीजों को बिल्कुल छोड़ दो। और प्रेफरेंस डिविडेंड जो होता है वो हमेशा प्रॉफिट में से माइनस करने के बाद जो बचता है, वो होता है अर्निंग पर शेयर। क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड इज लाइक अ लोन अमाउंट, तो उनको हम डिविडेंड दे देंगे, प्रॉफिट जो भी हमारा नेट प्रॉफिट निकला होगा उसमें से हम प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर देंगे, जो बचेगा दैट इज कॉल्ड अर्निंग फॉर इक्विटी, और उसमें से हम निकालेंगे हमारा ईपीएस। सारे केस पढ़ लो, केस पढ़ के फिर आगे बढ़ते हैं, फिर क्वेश्चंस करेंगे। या एक काम करता हूँ, रुको, आई डू समथिंग, वर्ड, ताकि तुम्हारे को थोड़ा सा इजी रहे ये। F11,
Just give me 1 second, guys. Control S. ठीक है, राइट साइड में तुम्हारा केस आ गया। अब लेफ्ट साइड में तुम्हारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, इसके आंसर दो मेरे को। राइट साइड में तुम्हारा केस है पूरा, मैंने केस राइट में लिख दिया, लेफ्ट में तुम्हारा क्वेश्चन है, सो दैट बार बार ऊपर नीचे ना करना पड़े। राइट साइड में केस है, उल्टा है, एग्जाम में तुम्हारे को लेफ्ट में केस आएगा, राइट में क्वेश्चन। या चलो मैं वही कर देता हूँ, फिर तुम बोलोगे सर आपने एग्जाम वाला कर दो ना। ये एग्जाम वाला कर दिया मैंने। ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ओके। ट्रू फॉल्स फॉल्स, ऑलराइट। ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स। No need to read question. We can see the options and can find answers. True, false, false. Real me ठीक है, इस क्वेश्चन से है, लेकिन बाकियों में नहीं होगा ना। केस स्टडी में 5 क्वेश्चंस होते हैं ना, तो फिर बाद में जिसमें तुम्हें फिगर चाहिए होंगी वहां चाहिए होगा। दैट्स व्हाई आई शो दिस क्वेश्चन। केस स्टडी के सारे क्वेश्चन नहीं रेफरेंस लेने की जरूरत होती कई बार, बट कुछ क्वेश्चन तो जरूरत पड़ेगी। दैट्स व्हाई आई डन दिस वे। ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स। I'm happy that most of the students are giving answers, but still I'm not getting all the answers. There are total 34 students and answers थोड़े से कम आ रहे हैं। प्लीज गाइस सब आंसर दो। ट्रू फॉल्स फॉल्स, सबने एग्जाम देना है। ट्रू फॉल्स ट्रू, ओके। ट्रू फॉल्स ट्रू आया मेरे पास एक। ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स। ठीक है गाइस, so the correct answer is guys true false false. True false false is the correct answer. The reason why the last statement is not true, reason why the last statement is not true, revaluation of land will have no impact on deferred tax liability. Revaluation of land will have no impact on deferred tax liability. लेकिन हमें पता है ना, रिवैल्यूएशन लैंड ऑफ पे भी तो हमारा डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट हम करते हैं। वो डेफर्ड टैक्स ओसीआई में जाता है, उसका प्रॉफिट एंड लॉस में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ओसीआई में वो जाएगा। बट जो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी हम निकालेंगे उससे तो एडजस्ट होगा ही ना, क्योंकि इट्स अ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। तो रीवैल्यूएशन ऑफ लैंड विल हैव इंपैक्ट ऑन डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, क्योंकि उस पे भी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी हमारी निकलती है। ऑल्दो प्रॉफिट एंड लॉस में वो नहीं आती, दैट गोज इनटू ओसीआई। सो दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। सो आंसर इज ट्रू फॉल्स फॉल्स। मेजरली स्टूडेंट्स gave correct answer. The answer is the first statement is true, whereas the second and third statement are false. और जो reason मैंने तुम्हें बताया था, that was the answer. सर Yes. सर जो दूसरा पॉइंट है वो क्वेश्चन का, ग्रीनइट कंपनी हैज डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, वो पॉइंट एक्सप्लेन करो ना, मतलब डिफरेंस ये बिटवीन। डिस्काउंटेड वाला हाँ, ये क्वेश्चन वाला। कौन सा, मतलब क्वेश्चन एक्सप्लेन करूं मैं? नहीं नहीं, हाँ, सेकंड पॉइंट, सेकंड पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ मतलब पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन करूं, ये वाला सेकंड पैराग्राफ? ना, ऊपर, उसके ऊपर का। अच्छा। हाँ, Wherein company has a deferred tax liability this date. ओपनिंग डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ये तो ओपनिंग डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, इसमें क्या? सर ईयर उसका एंड क्या? हमारा हो रहा है 31 अक्टूबर को, ये ओपनिंग डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है। सो दिस हैड बीन कॉज्ड बाय डिफरेंस बिटवीन डिप्रिसिएशन एंड टैक्स अलाउंसेस। तो इसी वजह से तो आता है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? इट इज हमारा जो कैरिंग अमाउंट माइनस टैक्स बेस। और ये मैंने जब चैप्टर कराया था मैंने बड़े से एक्सप्लेन किया था कि डेप्रिसिएशन हमारी इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग अलग लगती है और डेप्रिसिएशन कंपनी के अकॉर्डिंग लगती है, एंड उसी की वजह से हमारा हाँ, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आता है। ओके सर। ठीक है ना? चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस।
सुहानी, यू गॉट द थर्ड पॉइंट, समझ आ गया? Yes, sir. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर दो सारे। दिस इज द केस एंड दिस इज द क्वेश्चन इन द राइट। तो इस चैप्टर से डरने की जरूरत नहीं, तुम देखना तुम खुद ही आंसर दोगे सारे सही, तुम कहोगे सर यही आंसर है, एंड सही भी होंगे आंसर तुम्हारे। वो तुम वैसे ही बस डरते हो, बट इतना कुछ है नहीं इसमें डरने के लिए, क्योंकि काफी जगहों पे बहुत ही गंदे क्वेश्चन होते हैं इसके। C, C, okay, I've got 2C, 3C, 4C, 5। गाइस हो सकता है C गलत हो, ठीक है? तो मतलब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये मत सोचना कि हाँ जो ग्रुप है वही बताएगा। सर इन जनरल अगर हमारी ओपनिंग डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी ज्यादा होगी, क्लोजिंग कम होगी, मींस रिफंड ऑफ टैक्स, काइंड ऑफ, यू कैन से नॉट रिफंड, हमें रिफंड नहीं आता, बट बेसिकली हम लायबिलिटी कम करेंगे। लॉजिकली अगर बात करें तो लायबिलिटी हमारी कम होगी। सर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी डेबिट, इनकम टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट, परफेक्ट। सी, 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 ओके। ओके, पहले एक बार सारे आंसर्स देते हैं, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा इसे। गाइस प्लीज मुझे सारे आंसर्स दो। बहुत कम बच्चों ने मुझे इसके आंसर्स दिए हैं, चलो मैं बताता हूँ, कोई बात नहीं। देखो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया, हमें पूछा गया है इन रिस्पेक्ट ऑफ ग्रीनिट कंपनीज नेट एसेट्स एक्सक्लूडिंग रीवैल्यूएशन ऑफ लैंड, व्हाट इज द मैनुअल जर्नल एंट्री टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन द मूवमेंट ऑफ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी फॉर द ईयर एंड दिस। ओके, क्वेश्चन क्या है, हम बुक्स बना रहे हैं 31 अक्टूबर 2017 की। ग्रीनिट हैज अ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी 1 नवंबर को, जो हमारी ओपनिंग लायबिलिटी है दैट इज 62,000 की हमारी ओपनिंग लायबिलिटी है। At 31st October, the tax base of net asset was 180 less than the carrying amount. Was 180 less than the carrying amount. मतलब ये हमारा टेम्परेरी डिफरेंस आ गया, दिस इज टेम्परेरी डिफरेंस, ठीक है? अब ये हमारा डिफरेंस आ गया, दिस डिफरेंस हैज बीन कॉज्ड बाय डेप्रिसिएशन चार्जेस एंड टैक्स अलाउंस एक्सक्लूडिंग रिवैल्यूएशन, और हमें क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन के अलावा ही बताना है। तो दिस इज हमारा टेम्परेरी डिफरेंस, इसको हम इंटू कर देंगे 30%, तो 180 इंटू 30%। सो दैट मीन्स हमारा जो इस डेट को क्लोजिंग डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आना चाहिए, वो आना चाहिए 180 इंटू 30%, विच इज 54,000। हमारे को क्लोजिंग डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी निकालने का तरीका क्या होता है, इट इज टैक्स बेस जो एंड पे होता है इनटू टैक्स रेट। ये बहुत सारे बच्चों की मिस्टेक क्या होती है कि जो हम 180 इंटू 30 करेंगे, ये ड्यूरिंग द ईयर हमारा बना है, नहीं, याद रखना ईयर एंड पे जो भी टेम्परेरी डिफरेंस होता है इनटू टैक्स रेट जो फिगर आएगी, इट शुड बी क्लोजिंग डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। तो हमारी क्लोजिंग डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आ रही है 54,000, ओपनिंग डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी थी 62,000, क्लोजिंग डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आ रही है 54,000, मतलब मेरी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी जो है वो 8,000 से कम हो गई। लायबिलिटी पहले थी 62,
अब आ रही है 54, तो 8000 से मेरी लायबिलिटी कम हो रही है। 8000 से लायबिलिटी कम होने का मतलब लायबिलिटी डेबिट हो जाएगी और एक्सपेंस क्रेडिट हो जाएगा। तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी 8000, क्रेडिट इनकम टैक्स एक्सपेंस 8000, दैट्स व्हाई सी इज द आंसर। इज दैट क्लियर टू ऑल गाइस? जिनको नहीं समझ आया था, जिनका आंसर थोड़ा लेट हुआ था, इन्हीं क्वेश्चन से ना तुम्हारा डेफर्ड टैक्स चैप्टर भी क्लियर हो जाएगा, देखना जिनको इसमें डाउट है कि ओपनिंग ये है, यहां से जो निकलेगी दैट विल बी क्लोजिंग। क्लोजिंग और ओपनिंग का जो डिफरेंस होता है, अगर क्लोजिंग बढ़ गई, जैसे हम प्रोविजन बढ़ाते हैं, अगर प्रोविजन बढ़ गया तो डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, ओ सॉरी, डेबिट इनकम टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट प्रोविजन होता है। वैसे ही यहां पे करेंगे कि यहां पे हमारा प्रोविजन कम हो रहा है, क्लोजिंग प्रोविजन 54 आ रहा है, ओपनिंग प्रोविजन ज्यादा है, सो दैट मींस हमें प्रोविजन कम करना है, तो डेबिट कर देंगे प्रोविजन क्रेडिट इनकम टैक्स एक्सपेंस। बिल्कुल सेम हमारा प्रोविजन की तरह ही होता है, सिर्फ कैलकुलेशन है कि ये जो फिगर निकलती है इट इज क्लोजिंग। ओके, तो द करेक्ट आंसर इज सी। ऑल द स्टूडेंट्स गिव करेक्ट आंसर जिन्होंने भी आंसर दिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। यू हैव टू टेल मी इसमें डेबिट क्या होगा और क्रेडिट क्या होगा। डेबिट लैंड क्रेडिट रीवैल्यूएशन सरप्लस, 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 डेबिट लैंड क्रेडिट रीवैल्यूएशन सरप्लस। Absolutely right, guys. Perfect answer. Everyone gave the right answer. Debit land, credit revaluation surplus. तो इसका आंसर डेबिट हम करेंगे लैंड एंड क्रेडिट करेंगे रिवैल्यूएशन सरप्लस। सबका सही आंसर है। वेरी वेरी गुड गाइस। तो इसको समझाने की जरूरत नहीं है मुझे। चलो क्वेश्चन नंबर 4 करो और मुझे इसका आंसर निकाल के बताओ। ये तुम्हारा जिस जिस बच्चे को डेफर्ड टैक्स में डाउट थे, ये सारे डाउट तुम्हारे इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इसमें डेफर्ड टैक्स का एक केस स्टडी है। तो ये हद से हद डिफिकल्ट क्वेश्चन है जो डेफर्ड टैक्स के आ सकते हैं। बाकी ठीक है, कई बार 2-3 चीजें और आती है, लेकिन यहां से भी काफी चीजें तुम्हारी क्लियर हो जाएंगी। ट्राई टू गिव दिस आंसर गाइस। ओके, वन आंसर इज 42,000। इफ एनीवन हैज सीन द आंसर, प्लीज उसको फॉलो करके अपने आंसर मत देना, कैलकुलेट करके अपने आंसर देना गाइस, ठीक है ना। $42,000, okay, 42,000, 42, guys, please give me a correct answer. करेक्ट आंसर मतलब 42 या 42,000। 42, यस। जल्दबाजी में बच्चे यही करते हैं, जब आता होगा ना इसको 42,000 कर देंगे सारे। $60,000, ओके। अमाउंट इन जीरोस, सो 42, ओके। गाइज याद रखो, यहां पे अमाउंट इन थाउजेंड्स में देना है, तो आई विल नॉट एक्सेप्ट इफ यू से 42,000 और 62,000, 60,000, 60, ओके। 42, okay. So majorly students have given 42, one student have given 60. So the correct answer is guys 42. Why not इसका आंसर 60 है? ध्यान से सुनना। हमारा जो एसेट है that has been revalued by 60,000, that is absolutely right कि revaluation surplus में हमारा 60,000 चला जाएगा। लेकिन जब हम डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो रीवैल्यूड फिगर पे भी हमारा डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट होता है। तो 60,000 पे हम 30% निकालेंगे रीवैल्यूएशन डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी,
तो वो जो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है रीवैल्यूएशन सरप्लस पे, वो ओसीआई में माइनस होगी। तो जो डेफर्ड टैक्स वाला जो एसेट हमारा, सॉरी जो लैंड है हमारी, जो रीवैल्यू हुई है, तो जो हमारी 60,000 की रीवैल्यूएशन हुई है, उस रीवैल्यूएशन पे जो भी हमारा टैक्स लगेगा, दैट इज डेफर्ड टैक्स ऑन रीवैल्यूएशन, वो डेफर्ड टैक्स हमारा ओसीआई में से माइनस होगा। तो हम वहां पे 60,000 में से 18,000 माइनस कर देंगे। दैट्स व्हाई द क्लोजिंग वैल्यू ऑन 1 अगस्त वुड बी 42,000। तो आंसर यहां पे हमें इन थाउजेंड देना है, तो 42 विल बी द करेक्ट आंसर। परफेक्ट देवंजन, बिकॉज कि हमारा जो रीवैल्यूएशन में से उसको रिटेन अर्निंग में हम ट्रांसफर कर देंगे। सो दिस वाज डेफर्ड टैक्स ऑन रीवैल्यूएशन के रीवैल्यूड फिगर जो 60,000 है, उस पे हमने 30% टैक्स निकाला, तो वो हमारी आ गई डेफर्ड टैक्स ऑन रीवैल्यूएशन। उससे हमारी रीवैल्यूएशन कम होती है जो ओसीआई में जाता है। वेरी 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 गुड गाइस। चलो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। Okay, one answer is B. Okay, B, 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 B. B, B, B. Okay, I've got a lot of B's. अच्छा, B से because. Because also from, because starts from B as well. B, okay. चलो अभिषेक, if you are explaining because तो वो भी बता दो, अच्छी बात है। B, because B, because ACCA PP consists other non-current class of asset. Absolutely right, Debanjan. B. Okay, guys. So everyone gave B answer, and B is the absolutely right answer. Reason being, जो फर्स्ट लाइन हमारी है, हमने लैंड को चेंज करा है। हमने अगर लैंड चेंज करा है, उस क्लास के एसेट्स के लिए हम पॉलिसी चेंज करते हैं। अगर हमने किसी भी एसेट की फिगर चेंज करी है, पॉलिसी चेंज करी है, तो उस क्लास के एसेट्स के लिए करते हैं। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इज अ डिफरेंट क्लास। तो ऐसा नहीं है कि हमें इन सबको भी रिवैल्यू करना पड़ेगा। रियलमी सर, एक बार पॉलिसी एंड एस्टिमेट के बीच का डिफरेंस बता दीजिए। ओके, मैं इसका डिफरेंस बताता हूं तुम्हें, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। तब तक ये सब ने आंसर्स दे दिए, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। I'll tell you how you can find the. Can we do that in the end? Let's conclude the report first if it is okay. Yes, that's right. मैं वैसे तुम्हारे को ही चीज बता रहा हूँ जो तुम्हारे को नेक्स्ट 3 to 4 डेज में हेल्प करेगी। कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिकॉज द रिपोर्ट जो है ये खत्म हो चुकी है। इसके बाद सीधा सेक्शन सी आ चुका है। सो ये वो क्वेश्चंस थे जो एसीसीए ने हमें इसलिए रिवील करे थे क्योंकि मेजरली स्टूडेंट्स के ये आंसर्स गलत हुए थे। एंड आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ यू ऑल गाइस कि मेजरली स्टूडेंट्स ने इनके आंसर सही दिए। यू ऑल कैन सी एट व्हाट लेवल यू आर। तुम सब किस लेवल पे हो, तुमने देख लिया अपने आप को कि यू ऑल आर एट अ परफेक्ट लेवल। इसका मतलब क्या है कि तुम्हें चीजें आती हैं, समझ है, और नॉर्मली जो ओवरऑल रिव्यूज बच्चों का है उससे ज्यादा समझ है। अब एक चीज मैं बताता हूं, जैसे एक स्टूडेंट ने मुझसे डाउट पूछा था, ये मैं तुम्हें अगले बता रहा हूं कि नेक्स्ट 3 डेज में हाउ कैन यू हेल्प योरसेल्फ। चैट जीपीटी पे जाओ, ये मैं बता दूं, सारे फॉलो करना। जो भी छोटे छोटे कॉन्सेप्चुअल इश्यूज हैं, एसीसी विधानशूल पे जाना, यहां जाके लिखो, प्लीज एक्सप्लेन मी द डिफरेंस बिटवीन policy and estimate in easy language
along with a example. ये लो, यहाँ पे ये इसीलिए बनाया मैंने चैट जीपीटी, इतना महंगा मैंने परचेज किया हुआ, एवरी मंथ आई पे फॉर दिस, इसलिए नहीं कि इसका यूज ना हो। तो दिस इज द एक्चुअल यूज। अभी देखना है तुम्हारे को कैसे एक्सप्लेन करते हैं। मेरी भी वीडियो भी चल रही है, थोड़ा सा स्लो है क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारा डेटा डाला हुआ है एसीसी का, ठीक है ना, तो इट यूज लॉट ऑफ थिंग्स। तो देखो एग्जांपल क्या दिए, accounting policy, these are rules and principles that company follow consistently when preparing its financial statement. They are chosen by management and must align with accounting standards. Policies are applied consistently over time and can only be changed if required by a new accounting standard or if a new policy provides better information. Accounting estimates are approximations made by management when exact figures are not available. Estimates are used in situations where there is uncertainty or there may be change over time as new information becomes available. Example, accounting policy का example, the company decide to depreciate machine using straight line method over 10 years. This is a policy because it is a consistent approach to be recognized depreciation over time. Estimate, company estimate that useful life of machine is 10 years and its residual value at the end is 5,000. This is an estimate because it is based on management judgment and can change if new information is available. This is how you can find out the differentiation. मैं करा सकता हूं, मैं जनरली बता दूंगा, बट व्हाई आई हैव मेड दिस चैट जीपीटी, वो इसीलिए बनाया है। कोई भी तुम्हारे को चीज पूछनी है, अगर तुम्हें अब से लेके एग्जाम डेट तक कोई भी जनरल डाउट है किसी भी तरीके का, सीधा यहां जाओ, प्लीज एक्सप्लेन मी, और अच्छे से लिखना, please explain me the difference between policy and estimate in easy language along with the example. अगर तुम्हें थोड़ी टफ लैंग्वेज चाहिए तो वो भी लिख सकते हो, डिटेल चाहिए वो भी, शॉर्ट में लिखना है तो शॉर्ट में, अगर तुम्हें इन शॉर्ट चाहिए इन शॉर्ट, इसी जैसे काफी बड़ा लिख दिया, तुम इन शॉर्ट लिख दोगे तो वो तुम्हें इन शॉर्ट भी बता देगा। तो इस तरह से यू कैन यूज दिस चैट जीपीटी फॉर द नेक्स्ट। देखो इसने शॉर्ट में बता दिया, अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंटली रूल और प्रिंसिपल, अ कंपनी फॉलोज एग्जांपल यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। एस्टिमेट, अ जजमेंट बेस्ड अप्रोक्सीमेशन कि यूजफुल लाइफ कितनी होगी। सर इफ द फर्स्ट टाइम, इफ इट्स द फर्स्ट टाइम देन आई थिंक देयर विल बी नो, देयर विल नॉट चेंज राइट एज अप्लाइंग मॉडल फॉर द फर्स्ट टाइम। मुझे देवेंद्र तुमने जो लिखा है मुझे वो समझ नहीं आया तुमने क्या लिखा है, बट चलो लेट्स मूव फर्दर, जो चीजें मुझे उनसे डिस्कस करनी है। देखो गाइस, तो जैसा कि लेट मी जस्ट स्टॉप शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट एंड यस गाइस, तो जैसा कि अभी देखो तो स्टूडेंट अदिति शी टोल्ड मी कि प्रशांत ने ऑलरेडी जो प्री मॉक है वो एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अब मैं तुम्हारे को जो चीजें बता रहा हूँ, आई एम नॉट डूइंग दी क्वेश्चंस क्योंकि तुम्हारे मेजरली क्वेश्चन सही हुए हैं एंड वो वाले क्वेश्चंस भी तुम्हारे सही होंगे। आई वांट यू ऑल टू प्रैक्टिस दोस क्वेश्चन एट योर स्पीड, क्योंकि अभी क्या होगा, अगर मैं वो क्वेश्चन 30 क्वेश्चन अभी कराऊंगा तो उसको 2-2.5 घंटे लग जाएंगे। मेजरली स्टूडेंट जिनको आंसर्स पता है वो फटाफट से आंसर दे देंगे, जिन्होंने कर लिया मैं वेट करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा तो उनका टाइम बहुत वेस्ट होगा एंड दिस इज वेरी क्रूशियल टाइम। अगर तुम सबके क्वेश्चन ये थोड़े बहुत गलत होते तो मैं वो क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व कराता कि नहीं तुम्हें थोड़े से और क्वेश्चंस मुझे चेक करने हैं, बट आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि 90% 95% स्टूडेंट्स गेव द करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन में बस सारे लड़खड़ा गए थे एंड उसमें भी किसी की गलती नहीं थी, जो ईपीएस वाला पॉइंट था, बिकॉज इट वाज वेरी 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 डीप कॉन्सेप्चुअल चीज जो एसीसी ने पूछी थी। तो गाइस देखो, अब आज है सैटरडे एंड तुम सबने अपना अच्छे से पढ़ाई कर ली है, विच आई कैन सी, एंड यू ऑल शुड फील प्राउड ऑफ योरसेल्फ। अब आगे के तुम्हें संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे इन 4 दिनों को कैसे यूटिलाइज करना है, प्लीज जो मैं बता रहा हूं सब वही फॉलो करना, कुछ नई चीज कुछ भी उल्टा सीधा मत करना, क्योंकि इस टाइम के बाद अगर तुमने कोई भी नया क्वेश्चन ट्राई किया और अगर वो क्वेश्चन तुम्हारा गलत हो गया, यू विल बी डीमोटिवेटेड। ओके सर, वेयर कैन आई फाइंड एग्जामिनर रिपोर्ट पीडीएफ? सर्च ऑन गूगल एग्जामिनर रिपोर्ट एफआर, सीधा तुम्हें गूगल पे मिल जाएगी, मैंने भी वहां से निकाली है, इस वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने करके दिखाया था। एग्जामिनर रिपोर्ट एफआर गूगल पे सर्च करना, एसीसीएस एग्जामिनर रिपोर्ट एफआर लिंक आएगा, ओपन करना है, एसीसीए का लिंक है, वहां से तुम डाउनलोड कर सकते हो। बट अब जरूरत नहीं है, मैंने वैसे सारा एक्सप्लेन कर ही दिया, यू डोंट नीड टू डू दैट नाउ। सो ये जो नेक्स्ट 4 डेज है, जैसा मैं बोल रहा हूँ प्लीज वही फॉलो करना। अगर किसी स्टूडेंट ने कोई नया क्वेश्चन या कहीं से क्वेश्चन बैंक वगैरह आया उनको करा और कुछ गलती हो गई, दिक्कत आई, तो मैं बता रहा हूँ यू ऑल विल गेट डीमोटिवेटेड, और मैं नहीं चाहता इस टाइम पे तुम डीमोटिवेटेड रहो। बात यह है कि तुमने इतनी सारी चीजें पढ़ ली हैं कि माइंड में यहाँ वहां घूम रही है, कई बार आते जाते क्वेश्चन भी गलत हो जाते,
तो अब है सारी चीजों को रिकंसाइल करने का टाइम और माइंड को एक फ्रेश अप्रोच देने का टाइम। तो अब सबने क्या करना है, आई एम नॉट टाइपिंग एनीथिंग ऑन स्क्रीन बिकॉज आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर दिस और यू कैन राइट इट इन योर कॉपी। तो अब सबने क्या करना है, आज कल, इन 2 दिनों में आज और कल सबने क्या करना है, आज और कल सबने अपना पूरा जो सिलेबस है स्टार्टिंग से लेके एंड तक वो करना है रिवाइज। आज और कल सबने अपना पूरा सिलेबस जो है A to Z वो करना है रिवाइज। अब रिवाइज कैसे करोगे, तुम मेरी मैराथन वीडियो देखो, मैराथन वीडियो देखने के बाद जो मेरे मैराथन नोट्स हैं, जो मेरे मैराथन नोट्स हैं, उन नोट्स को थॉरली वर्ड टू वर्ड पढ़ो। ऐसा नहीं ऊपर ऊपर से दिया, थॉरली वर्ड टू वर्ड पढ़ो। मैराथन वीडियो देखिए एक चैप्टर की, मैराथन नोट्स थॉरली वर्ड टू वर्ड पढ़े, और जो भी चैप्टर की नॉर्मल वीडियोस हैं, हर चैप्टर के अंदर हमारी इलस्ट्रेशंस होती हैं, वो सारी इलस्ट्रेशंस तुम्हें अब दोबारा से एक बार सॉल्व करनी है। तुम चाहो तो वो वीडियो भी देख सकते हो मेरी, कि रेगुलर वीडियो ओपन करी और उसमें वो इलस्ट्रेशन मैंने कैसे सॉल्व कराई है वो देख लिया, या फिर तुमने बुक ओपन रखी और इलस्ट्रेशन साथ साथ सॉल्व करते चले जाएगी। इट्स टोटली अप टू यू। लेकिन तुम्हें कल तक ये रिवीजन करनी है, कल या परसों तक थोड़ा और टाइम लगा लो, मतलब परसों दोपहर तक तुम प्लान कर सकते हो कि मंडे मॉर्निंग 12-1 बजे तक मुझे अपनी सारी रिवीजन करनी है, और रिवीजन सिर्फ और कुछ नहीं करना। मैराथन वीडियो देखी, नोट्स रिवाइज करें, सारे फॉर्मूलेज एक एक चीज अच्छे से रिवाइज करी, और जो चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स के बीच में जो इलस्ट्रेशंस और एक्टिविटीज हैं उन इलस्ट्रेशंस और एक्टिविटीज को एक बार कर लिया। ये करने के बाद मंडे को, मैंने वैसे अब तक बहुत सारे स्टूडेंट्स को कहा था मॉक करना, काफी बच्चों ने नहीं करे मॉक, काफी बच्चों ने करे भी थे मॉक्स। जिन बच्चों ने करे थे मैंने उनके मॉक चेक किए एंड देयर वाज वन स्टूडेंट हु स्कोर्ड आई थिंक 86 मार्क मॉक में, एंड इट वाज वेरी वेरी गुड। ठीक है ना। तो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मुझे और ज्यादा मॉक्स मिलेंगे, बट इतने मॉक्स मुझे मिले नहीं। आई वाज एक्सपेक्टिंग लॉट ऑफ स्टूडेंट्स टू गिव मी मॉक्स, बट आई डोंट नो व्हाई तुम मॉक्स नहीं करते हो। बट स्टिल आई विल गिव यू अनदर चांस कि एक मॉक तुम करना है, दैट मॉक यू आर नॉट डूइंग इट फॉर मी, तुम अपने लिए वो मॉक करोगे। तो मंडे को दोपहर को तुम्हारे को एक मॉक करना है, और सबको वो मॉक कौन सा करना है, दैट इज दिस मार्च 2025 प्री मॉक। पूरा पूरा सॉल्व सबको करना है, पूरा पूरा करना ही करना है, कोई नेक्स्ट ऑप्शन नहीं है। ये तुम्हारे लिए मैं बता रहा हूं, जिस स्टूडेंट ने करा हुआ है या जिनको थोड़ा बहुत पता है उसके बारे में, तुम चाहे वहां पे प्रैक्टिस पेपर्स भी है इसी से सीबी प्लेटफॉर्म पे, प्रैक्टिस पेपर 1 और 2 उनमें से भी कोई एक पेपर कर सकते हो, बट तुम्हें मॉक करना ही करना है, कोई ऑप्शन नहीं है। मॉक करने के बाद तुम्हें, जो रिकॉर्डेड वाले स्टूडेंट्स हैं मैं उनके मॉक नहीं चेक कर पाऊंगा, तुम सीधा अपने मॉक सेल्फ मार्किंग में जाके अपने आंसर्स देख सकते हो। जो 60 मार्क है वो तो साथ के साथ ही आ जाएंगे, 40 मार्क्स यू कैन चेक विद द सॉल्यूशन। जो स्टैंडर्ड और हाइब्रिड वाले हैं उनके मॉक्स मैं चेक करूंगा। जैसे ही तुम मॉक कर लो, ग्रुप में मुझे बता देना कि सर आई हैव डन द मॉक, प्लीज चेक, और साथ ही मुझे डीएम कर देना अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड। मंडे दोपहर को तुम्हें मॉक करना ही करना है, देयर इज नो अदर ऑप्शन। ये करने से क्या होगा, जब तुम मंडे मॉक करोगे तुम्हें अपना पेपर प्लान करना आ जाएगा, टाइमिंग मैनेज करना आ जाएगा कि वो 3 आवर्स कैसे मैनेज करने हैं। अगर तुम्हारा मॉक 3 आवर्स में कंप्लीट नहीं हुआ, उसको ज्यादा टाइम लग गया, 3 आवर 30 मिनट्स, 3 आवर 40 मिनट्स, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मुझे यहाँ पे ज्यादा टाइम लगा था, ये चीज मैं एग्जाम में नहीं करूंगा या करूंगी। अदरवाइज अगर ये मॉक नहीं करा तो एग्जाम में तुम्हारे को जो फर्स्ट टाइम में 3.5-4 घंटे लगते हैं वो एग्जाम में होगी सिचुएशन। इसीलिए मंडे को तुम्हें मॉक करना ही करना है। आई कैन सी विद द आंसर्स दैट यू गिव कि तुम्हें काफी चीजें आती हैं, डोंट वरी, मॉक में तुम सब 80+ लेके आओगे, देखना डेफिनेटली लाओ। ये चीज तुम्हें करनी है मंडे। अब बचा ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, सर रिवीजन भी होगी, मॉक भी हो गया, उन 2 दिनों में क्या करना है। वो जो 2 दिन है ना गाइस, वो बड़े क्रूशियल दिन होते हैं, और उन 2 दिनों में ना तुम्हारे को क्या करना है, तुम्हें एग्जाम किट जो वीडियोस है मेरी, सारी एग्जाम किट वीडियोस और सारी सेक्शन सी सॉल्विंग वीडियोस, बस वो देखो, सिर्फ वो देखो, और इंटरप्रिटेशन के 3 से 4 क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस रीड करने हैं, कुछ सॉल्व नहीं करना। वो जो 2 दिन होते हैं ना, तुम्हें पता है, देखो एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं, एग्जाम में सेक्शन ए बी और सी के क्वेश्चंस आते हैं, वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं थोड़े बहुत जो क्वेश्चंस हमने एग्जाम किट में करे हैं उससे थोड़े बहुत लिंक्ड होते हैं। मैं नहीं कहता वर्ड टू वर्ड, थोड़े बहुत लिंक्ड होंगे। तो अगर तुम उन 2 दिनों में जो मैंने एग्जाम किट के क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं वो सारे सॉल्यूशन की मेरी वीडियोस देख लोगे, और ऑफ कोर्स जब तुम वीडियो देखोगे, ऐसा नहीं ऐसे ब्लंट बैठे हो हाँ सर पढ़ाए जा रहे थे,
यू विल ऑल्सो ट्राई कि अच्छा क्वेश्चन में सर ने कैसे करा, अच्छा ये चीज ये तो ईजी है, तो आता है, तो कुछ भी नहीं था इसमें, अच्छा हाँ ये पॉइंट तो मेरे को याद ही नहीं था, ऐसे भी तो हो सकता था। तुम्हें वो लास्ट के 2 दिन में एग्जाम के वीडियोस जो मैंने सेक्शन सी क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं वो, और तुम्हारे को इंटरप्रिटेशन के 3 से 4 क्वेश्चंस अलोंग विद सॉल्यूशन वर्ड टू वर्ड रीड करने हैं। तुम्हें पता है इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन 99% आएगा ही, और इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन मेजरली अगर पिछले तुमने 4-5 मतलब 6-7 क्वेश्चंस भी कर लिए, कहीं ना कहीं वहीं से घूम के चीजें आती हैं। तो व्हेन यू रीड सॉल्यूशंस, कहीं ना कहीं वो सॉल्यूशंस तुम्हारे माइंड में होंगे। बहुत बार तुम्हें याद होगा जब तुम एग्जाम देने गए हो, पहले कभी भी एग्जाम दिए हैं, तो एग्जाम में कुछ ऐसा होता है, यार ये तो चीज कल ही पढ़ी थी हमने, वही तो सुबह ही पढ़ के आए थे यार, मजा आ गया, ये चीज तो सुबह ही पढ़ी थी हमने, याद है, बिल्कुल याद है। मैं वो चीज तुम्हारे को याद देना चाहता हूं कि जब तुम एग्जाम में जाओ, तुम्हें लगे ये तो कल ही पढ़ा था यार। जब सब कुछ ही कल पढ़ा है तुमने 2 दिनों में, तो हर चीज लगेगी कल ही पढ़ी है, तो यू विल बी वेरी मोटिवेटेड फॉर योर एग्जाम। तो लास्ट के 2 दिनों में तुम्हें सिर्फ और सिर्फ करनी है अपनी एग्जाम किट वीडियोस वॉच एंड सेक्शन सी वीडियोस वॉच, और सेक्शन सी में इंटरप्रिटेशन का 4 से 5 क्वेश्चंस और उसके आंसर्स वर्ड टू वर्ड रीड करने। एक क्वेश्चन की मेरे से स्टूडेंट सबने रिक्वेस्ट की थी कि सिंगल एंटिटी का एक क्वेश्चन सॉल्व करना है जिसमें हमारा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट हो। आई विल फाइंड अ क्वेश्चन, और इफ किसी स्टूडेंट को वो क्वेश्चन मिलता है तो मुझे शेयर कर देना, आई विल मेक अ वीडियो ऑफ दैट एज वेल। मैं मंडे को उस क्वेश्चन की पूरी वीडियो सॉल्व कर दूंगा सेक्शन सी का, जिसमें तुम्हारे को प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, फाइनेंशियल पोजीशन और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी तीनों बनाने होते हैं। मैं वो वाली वीडियो भी बना के तुम्हारे को दे दूंगा। बट ये चीज तुम्हारे को करनी है टिल योर एग्जाम डेट। थर्सडे को तुम सबका एग्जाम है। अब उस दिन उठ के क्या करोगे? थर्सडे को उठते ही तुम्हें नोट्स उठाने हैं मेरे, और वर्ड टू वर्ड नोट्स पढ़ना बस। वर्ड टू वर्ड नोट्स एक बार सारे दोबारा से पढ़ लेना, सारी जर्नल एंट्रीज, सारे कॉन्सेप्ट, सारे फॉर्मूले, सारे फॉर्मेट्स, सब कुछ एक बार वर्ड टू वर्ड पढ़ लेना। उस दिन ज्यादा हेक्टिक कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये जो मैंने तुम्हें स्टेप्स बताए हैं, एवरीवन हैज टू फॉलो दीज स्टेप्स एंड दीज आर मोस्ट क्रूशियल स्टेप्स। आज से लेके परसों तक मैंने तुम्हें बताया कि तुम्हारे को मैराथन वीडियो से रिवाइज करना है, नोट्स पढ़ने हैं, और तुम्हारे को हर इलस्ट्रेशन और एक्टिविटी चैप्टर के अंदर से करनी है। फिर उसके बाद एक मॉक करोगे, फिर मेरी एग्जाम की वीडियोस देखोगे और सेक्शन सी के क्वेश्चंस। मतलब इन लास्ट के 4 दिनों में तुमने सारा सिलेबस जो है, एक एक क्वेश्चन, चाहे वो चैप्टर के अंदर इलस्ट्रेशन हो, चाहे एक्टिविटी, चाहे एग्जाम किट क्वेश्चन हो, चाहे सेक्शन सी क्वेश्चन, सारी चीजें तुमने 4 दिन के अंदर रिवाइज कर ली। इससे क्या होगा, जो भी चीजें घूम रही हैं तुम्हारे माइंड में, वो 2 दिनों में रिवाइज हो जाएंगी, एक बेस तुम्हारा स्ट्रांग बन जाएगा। और जब तुम वीडियोस देखोगे, वहां से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो इधर उधर डुले डुले हिले डुले हुए थे, जो क्वेश्चन तुम गलत करते थे, वो वहां से तुम्हारे सेट हो जाएंगे। ये चीज सबको प्लीज फॉलो करनी है। और कुछ स्टूडेंट्स का एग्जाम जो होगा, मैं एग्जाम डेट की बात बताता हूँ, देयर माइट बी सम स्टूडेंट्स जिनका जो एग्जाम है वो मॉर्निंग शिफ्ट में हो। कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनका जो एग्जाम होगा दैट इज गोइंग टू बी इवनिंग शिफ्ट। अलग अलग शिफ्टिंग में टाइम होते हैं, किसी का मॉर्निंग होता है, किसी का इवनिंग होता है। किसी भी स्टूडेंट ने मॉर्निंग में अपना एग्जाम देने के बाद ग्रुप में नहीं बताना कि मेरा एग्जाम हो गया है, मुझे सेक्शन सी के यहाँ से क्वेश्चन आए थे, मुझे सेक्शन ए में यहाँ से क्वेश्चन आए थे। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि वो एक चीटिंग होती है, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ी बहुत हेल्प किसी को हो जाए, मेरा कोई नुकसान नहीं है उसमें। पॉइंट इज कि सेक्शन ए के क्वेश्चंस कभी भी एसीसी सेम नहीं देता। हर बच्चे के सेक्शन ए क्वेश्चंस काफी 70 to 80% क्वेश्चन सेक्शन ए और बी के अलग आते हैं, क्योंकि एसीसी कभी रिवील ही नहीं करते। एसीसी के पास्ट ईयर पेपर में सेक्शन ए और बी क्यों नहीं रिवील होते? क्योंकि वो सबके अलग आते हैं। सिर्फ सेक्शन सी है जिसमें 2 या 3 सेट्स आते हैं। तो पॉइंट ये है, अगर किसी बच्चे ने आके बताया कि मेरा तो सेक्शन ए और बी में, अब जैसे आज डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का आपने क्वेश्चन करा है, कोई बोले यार डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का क्वेश्चन आया था मेरा सेक्शन बी में एक, तुम सारे डर जाओगे, 10 मार्क का डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का क्वेश्चन, हमने तो चैप्टर ही नहीं पढ़ा, ये है वो है, घबरा जाओगे। वैसे तो आज कर लिया, देख लिया, कुछ भी नहीं है उसमें, बट स्टिल घबरा जाओगे थोड़ा बहुत। सर प्लीज ऐड मी इन द क्लास, कौन रह गया? अच्छा, तो घबरा जाओगे वो देख के, ठीक है ना? वो अब एग्जाम देने तुम जाओगे और डेफर्ड टैक्स पढ़ के चले जाओगे, मेरे से पूछोगे सर डेफर्ड टैक्स आया बच्चों का, सर प्लीज थोड़ा बहुत हमें शॉर्टकट में बता दो। एग्जाम देने गए, वहां डेफर्ड टैक्स आया नहीं, कुछ और आ गया, दिमाग और खराब। तो किसी भी स्टूडेंट ने एग्जाम देने के बाद एग्जाम रिव्यूज इवनिंग तक नहीं बताने, जब तक सबके एग्जाम नहीं हो जाते। इवनिंग में सारे स्टूडेंट ने ग्रुप में लिख के मुझे बताना है कि हाउ वाज द एग्जाम एंड हाउ कॉन्फिडेंट यू आर फॉर द एग्जाम। ये चीज सबको करनी है गाइस। आई एम प्राउड ऑफ ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, यू ऑल डिड वेल। एंड तुमने जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप है उनको एक बहुत अच्छी डायरेक्शन दी है, बिकॉज इन दोनों ग्रुप्स में, चाहे रिकॉर्डेड हो चाहे हाइब्रिड,
हाइब्रिड में थोड़ा ज्यादा था, रिकॉर्डेड में कम, कि स्टूडेंट्स वर सॉल्विंग देयर ओन क्वेरीज, दे वर डिस्कसिंग अ लॉट। हाइब्रिड में मैंने देखा था कितने स्टूडेंट थे, मेरे पास तक तो क्वेरी बहुत ही कम पहुंचती थी, तुम आपस में ही क्वेरी सॉल्व करते थे। रिकॉर्डिंग में देवर वेरी फ्यू स्टूडेंट जो ऐसी चीज करते थे, वहां पे मेजरली डाउट स्टूडेंट मुझसे पूछते थे। तो बट एनीवेज दिस इज अ वेरी गुड थिंग। एंड आगे तुम ऑडिट भी जाओगे, आगे तुम एफएमए भी जाओगे, पीएम भी करोगे। जस्ट फॉलो दिस अप्रोच एंड यू ऑल डिड वेरी वेरी वेल। यू ऑल आर एट अ वेरी गुड पेस, सब बहुत अच्छे लेवल पे हो, सबको बहुत सारा आता है, अच्छा आता है, कॉन्सेप्ट सबके क्लियर है, सिर्फ अब चीजों को सेट करना है। तो कुछ भी नया मत ट्राई करना एक्सेप्ट दैट मॉक, ठीक है। Sir, I'm having trouble in single entity questions where the deferred tax in the trial balance along with adjustment is possible, sir. देखो, मैं वही बताया, नई चीज हमें कोई ट्राई नहीं करनी। इफ रजल इफ यू आर फेसिंग डिफिकल्टी इन दैट पार्ट के डेफर्ड टैक्स की एडजस्टमेंट क्या करनी है, एक एडजस्टमेंट छोड़ दो, कोई बात नहीं। 15 मार्क 20 मार्क का क्वेश्चन है ना, एक एडजस्टमेंट छोड़ दोगे तो कितने, 2 मार्क 3 मार्क कटेंगे, 4 मार्क कट जाएंगे। बट एटलीस्ट यू विल बी कॉन्फिडेंट विद द एग्जाम कि मेरे को एक पॉइंट नहीं आता, मैंने करना ही नहीं, छोड़ो यार। पूरा क्वेश्चन तो डेफर्ड टैक्स का नहीं आएगा ना, एक पॉइंट आएगा, छोड़ दो वो पॉइंट, कोई बात नहीं। जो चीज एग्जाम के 4 दिन पहले तक क्लियर नहीं हुई, वो 4 दिनों में नहीं हो सकती। ये सब अप्रोच फॉलो कर लो, मान लो जो चीज पिछले 2 महीने में नहीं क्लियर हुई, वो 4 दिन में नहीं हो सकती। कैश फ्लो का 20 मार्कर पूरा क्वेश्चन नहीं आता गाइस, बार बार स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे हैं, 20 मार्कर पूरा नहीं आएगा। हो सकता है तुम्हारे को, हो सकता है वेरी माइनर चांस कि कैश फ्लो का तुम्हारे को एक क्वेश्चन जो है सेक्शन सी का एक 4 या 5 मार्कर आ जाए कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से बता दो कितना प्रॉफिट आ रहा है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से बता दो कितना प्रॉफिट आ रहा है। एंड उसके लिए मैंने यूट्यूब पे अपनी यूट्यूब की एक वीडियो भेजी थी कैश फ्लो स्टेटमेंट की सबको, हालांकि वो 12th की वीडियो है कैश फ्लो स्टेटमेंट की, लेकिन वो वीडियो मैंने सबको भेजी थी कि वो वीडियो देखना कैश फ्लो की, उससे तुम्हारे को ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग सब क्लियर हो जाएगा। क्योंकि वहां पे मेजरली स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि हमें अकाउंट्स बनाना होता है फिक्स एसेट के, वो उस वीडियो से क्लियर हो जाएगा। तुम चाहो तो वो वीडियो भी एक बार देख सकते हो। 5 मार्क का कैश फ्लो आएगा और बहुत ईजी आता है। सर थ्योरी कैसे लर्न करें, बुक से या फिर नोट से? अभिषेक थ्योरी तो एफआर में है ही नहीं, इट्स ऑल कॉन्सेप्ट्स। अब तुमने इतने सारे क्वेश्चंस हमने करे हैं जो अभी आज की क्लास में करे हैं, उसमें थ्योरी क्वेश्चंस तो डायरेक्ट है ही नहीं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है सारे। अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, रीवैल्यूएशन क्या हो, रीवैल्यूएशन आता है नहीं आता, ये सारी ये थ्योरी। अब तुम पूछो सर डेबिट जो जर्नल एंट्री है, थ्योरी में आता है कि प्रैक्टिकल, इट्स अ कॉन्सेप्चुअल। तो इसमें थ्योरी एज सच है ही नहीं, इट्स ऑल कॉन्सेप्ट्स। कहां से थ्योरी आ सकती है? मैक्स टू मैक्स तुम्हारे थ्योरी फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट या सेकंड में से आ सकती है, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क और आईएफआरएस स्टैंडर्ड्स, बस वहीं से आ सकती है थ्योरी। बाकी तो कोई थ्योरी वाला चैप्टर ही नहीं, सारे प्रैक्टिकल चैप्टर हैं तुम्हारे। तो ये मत सोचना कि थ्योरी कहां से करें, यू डोंट नीड टू डू थ्योरी फ्रॉम एनीवेयर, यू जस्ट नीड टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स। नोट्स आर सफिशिएंट फॉर दैट, नोट्स एंड मैथन वीडियोस आर टोटली सफिशिएंट फॉर दैट। सर मेरे कुछ चैप्टर से रिलेटेड के क्वेश्चन बाकी हैं, शुड आई फिनिश? नो, अब कोई फायदा नहीं, अब वो टाइम जा चुका है, अब क्वेश्चंस करने का कोई फायदा नहीं है। जो चीज मैंने बताई है सब बच्चों को वो चीज फॉलो करनी है, चाहे तुम्हारे स्टडी आपके क्वेश्चंस पूरे हुए हैं चाहे नहीं हुए। वरना तुम वो क्वेश्चंस करोगे, फिर डाउट्स आएंगे, कमियां आएंगी। अगर किसी चैप्टर में तुम्हें लगा कि क्वेश्चंस करते हुए यार ये तो 60-70% गलत हो रहे हैं, यू विल स्टार्ट गेटिंग डीमोटिवेटेड, है ना। एंड वही नहीं मैं चाहता कि कोई भी बच्चा डीमोटिवेट हो। एक सेकेंड सर, इफ पॉसिबल प्लीज शेयर सम आइडियाज हाउ कैन वी इंटरप्रेट अ कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैंने इसके क्वेश्चंस कराए हैं। देखो इंडस्ट्री एवरेज हमें क्वेश्चन में, जैसे दूसरी कंपनी होती है पिछले साल से इस साल की फिगर्स होती है, वैसे इंडस्ट्री एवरेज होते हैं कि हमारी इंडस्ट्री, व्हाट इज इंडस्ट्री एवरेज, कि अगर मैं एक, जैसे मान लो मेरा टेलीकॉम इंडस्ट्री है, मैं जियो कंपनी का ओनर हूँ, काश, तो मेरी जो बुक्स है, मेरी जो फिगर्स है सारी, मेरी जो रेशोज है, वो मेरी इंडिविजुअल रेशोज है। एक है इंडस्ट्री जिसमें जियो, एयरटेल, वोडाफोन, बीएसएनएल, एमटीएनएल, जितनी भी कंपनीज हैं सबकी ऑन एन एवरेज रेशोज है। तो आई कैन इजिली कंपेयर, जैसे मैं पिछले साल से इस साल की रेशो कंपेयर कर सकता हूं, वैसे वो रेशो कंपेयर कर सकता हूं। कि मेरी रेशो इंडस्ट्री से बेटर है, मेरी रेशो इंडस्ट्री से खराब है, बस वही चीज तुम्हें बतानी है। और इंटरप्रिटेशन का मैंने तुम्हें क्लियर बताया था। सबसे पहले इंटरप्रिटेशन के हर रेशो के बारे में तुम बताओगे कि रेशो तुम्हारी कितनी चेंज हुई है, फिगर्स लिख के बताओगे, पहले रेशो क्या थी, अब रेशो क्या है, फर्स्ट थिंग। उसके बाद जो रेशो में चेंज आया है, तुम्हारे अकॉर्डिंग वो चेंज क्यों आया है, जो चेंज आया है तुम्हारे अकॉर्डिंग वो चेंज क्यों आया है, क्या रीजन है उसके चेंज आने का। और वो चेंज जब तुम ढूंढ लोगे, उसके बाद तुम्हें बताना है कि अगर वो गलत चीज है तो कैसे उसको ठीक कर सकते हैं।
ये चीज, या फिर कोई वन ऑफ द इवेंट है कि अगर रेशो में चेंज एकदम से हो गया, इट्स बिकॉज कंपनी ने इस साल बहुत हैवी लोन लिया था, उस लोन की वजह से इस रेशो में चेंज हो गया, अदरवाइज रेशो कंपनी की अच्छी थी, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट लोन द रेशो हैज चेंज। वो चीजें तुम्हारे को जो तुम थ्योरी पढ़ोगे वहां से क्लियर हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं ना कहीं ये चीज दी होती है। जैसे पहले लोन करंट लायबिलिटीज में लिखा होता 1 लाख, अब हो गया 3 लाख का, और कंपनी की नेट प्रॉफिट रेशो गिर गई, तो उससे तुम एक्सप्लेन कर सकते हो नेट प्रॉफिट रेशो में फाइनेंस वो आता है, फाइनेंस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पिछले साल से काफी ज्यादा बढ़ गया, क्यों? तुमने देखा करंट लायबिलिटी में लोन बढ़ चुका है। ट्राई टू लिंक दीज थिंग्स, और वो चीज मैं नहीं बता सकता लिंक किसको क्या करना है, ऐसे 1000 एडजस्टमेंट बन जाएंगे। वो तुम्हारे को जो मैंने बताया रीडिंग करनी थी, जो पहले शायद तुमने पूरी नहीं करी होगी, वो रीडिंग अब इंटरप्रिटेशन की करना, रीड अ लॉट ऑफ 5 to 6 क्वेश्चंस अलोंग विद देयर आंसर्स वर्ड टू वर्ड। सर एडजस्टमेंट का इफेक्ट रिवाइज करना इंपॉर्टेंट है। सर प्लीज वन क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन का करवा दोगे या फिर वीडियो सेंड करना? इंटरप्रिटेशन का मैंने क्वेश्चन, मेरी वीडियोस हैं अर्पण, तुम मेरी सेक्शन सी क्वेश्चन वीडियो सॉल्विंग चेक करो, वहां पे इंटरप्रिटेशन के मैंने 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करवाए हुए, मैंने सिर्फ टाइप नहीं करा उसमें। और अगर तुम्हें इंटरप्रिटेशन का देखना है क्वेश्चन, तो मेरा जो दिसंबर प्री मॉक की वीडियो मैंने तुम्हें लिंक ग्रुप में डाला हुआ है, दिसंबर प्री मॉक मैंने पूरा सॉल्व करवाया हुआ है, पूरा पेपर मैंने सॉल्व करवाया हुआ है 3 आवर्स में, और उसमें भी इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन मैंने पूरा सॉल्व करवाया है, सिर्फ टाइप नहीं करा मैंने, लेकिन हर चीज मैंने एक्सप्लेन करी हुई है, यू कैन वॉच दैट वीडियो एज वेल। Sir, is it necessary to share the formulas for interpretation question? We generally do by using this table or fine. देखो, अगर तो तुम्हें क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला हुआ तो बेटर है फॉर्मूला लिख लो, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला हुआ तो बेटर है फॉर्मूला लिख लो। आधा मार्क्स कई बार एग्जामिनर सन की होते हैं, मार्क्स ना काट ले किसने फॉर्मूला नहीं लिखा। फॉर्मूला, कैलकुलेशंस एंड रेशो, जहां तुम लिखते हो रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, नीचे उसके फॉर्मूला लिख लो। राइट साइड में जहां रेशो निकालिए वहां आगे ब्रैकेट में उसकी कैलकुलेशन। Sir, if interpretation we give valid points which are true, but it is not in sample answer paper of the examiner, will we get marks? Yes, तुम्हें मार्क्स मिलेंगे, बट ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा कि ऐसी कोई चीज हो। अगर जैसे मैंने तुम्हें इंटरेस्ट का एग्जांपल दिया, वो एग्जामिनर रिपोर्ट में गिवन होगा, तुम अपना ही कोई घुमा फिरा के पॉइंट बता दोगे जो लिंक ही नहीं करता क्वेश्चन से, तो अलग बात है। अब जैसे करंट रेशियो कंपनी की इंक्रीज हो रही है, एग्जाम्पल सुनना, करंट रेशियो कंपनी की पहले थी 2:1, अब होगी 8:1। तुमने निकाला कि in the year this the current ratio was 2:1, now the current ratio is 8:1, तो current ratio has been increased by 4 times, which is a very good thing, that means company has lot of assets and all, ये सारी चीजें तुमने बना दी, कोई नहीं मार्क्स देगा। रेशो में इतना चेंज आया तो हो सकता है ये गलत भी तो हो सकती है रेशो, या फिर हो सकता है रेशो में अगर इतना चेंज आया तो कंपनी के इन्वेंट्री बिकी नहीं रही, कंपनी के रिवैल्यूएशन से पैसे नहीं आ रहे, तो ये चेक करो कि रिवैल्यूएशन से पैसे उससे रिवैल्यूएशन कह रहा हूं, सॉरी, रिसीवेबल से पैसे नहीं आ रहे, ये चेक करो। वो बोले शायद रिसीवेबल से, हाँ रिसीवेबल्स हमारे बहुत ज्यादा बढ़ गए, इस वजह से हमारी करंट रेशो बढ़ गई। तो हर जगह कहीं ना कहीं क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गिवन होगा, ठीक है। सर एग्जाम में पैन, आईडी कार्ड, डॉकेट यूज के अलावा कुछ लेके जाना है? चिराग, पैन के अलावा ना आधार लेके जाना, बहुत जगहों पे आधार मानते हैं, वो पैन को दे डोंट कंसीडर वैलिड डॉक्यूमेंट, और वहां पे दिक्कत आती है बच्चों को। पैन लेके जाना, आधार मत लेके जाना, ओ सॉरी, आधार लेके जाना, पैन मत लेके जाना, या दोनों ले जाना, बट आधार सब कैरी करना अपने साथ। Sir, there will be any negative marking. Let's say we have interpreted anything wrong against the ratio but doesn't contain sample answer. नहीं, interpret wrong नहीं होगा, you will get 0. अगर इंटरप्रिटेशन में तुमने रेशियो का डिफरेंस निकाल दिया, देखो मैंने बताया फॉर्मूला, कोई भी रेशियो है, पहले वो लिखो, पहले रेशियो इतनी थी, अब रेशियो इतनी है, रेशियो में इतना डिफरेंस आया है, तो आधा मार्क तुम्हारा पक्का हो गया कि तुमने रेशियो आइडेंटिफाई कर ली। उसके बाद वो डिफरेंस क्यों आया है, वो रीजन एक्सप्लेन करना, उसका हाफ मार्क और है, तो अगर वो एक्सप्लेनेशन गलत होगी तो हाफ नहीं मिलेगा बस। अगर तुमने रेशियो लिखी नहीं, कि तुमने सिर्फ ये लिखा करंट रेशियो हैज बीन इंक्रीज, तो उसकी 0 मार्क्स। तो रेशियो पहले कितनी थी, अब कितनी है, क्या चेंज आया है, क्यों चेंज आया है, ये अपना फॉर्मेट रखना। सर इन सेक्शन बी वन क्वेश्चन इज मिस्टेक विल और स्वास्तिका, स्वास्तिका वैसे तो ये चीज मैंने वीडियो में, जो फर्स्ट वीडियो थी मैंने वहां पे बताया था, सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन आते हैं केस स्टडी में, अगर एक क्वेश्चन गलत हुआ तो उसी के 2 मार्क्स नहीं मिलेंगे, बाकी 4 क्वेश्चंस के तुम्हें 8 मार्क्स अगर वो सही है तो मिलेंगे। सर व्हाट इफ वी डू नॉट हैव आधार, विल वी गेट फोटोकॉपी वर्क? दृष्टि अगर आधार नहीं है तो एसीसी साइट हमेशा मुंह से निकल जाता है, आधार की साइट पे जाना, यूडीन, UDAIN करके है, गूगल पे सर्च करना, वहां से यू कैन डाउनलोड दी आधार, वहां पे जाना, आधार डाउनलोड, कोई भी आधार अपना वो वाला नहीं लेके जाएगा जो डिजी लॉकर वाला है, वो कोई नहीं मानता।
UDIAN करके गूगल पे मिल जाएगी साइट, या गूगल पे लिख देना डाउनलोड आधार, डाउनलोड लिखना, आधार नंबर डालना, जो भी तुम्हारा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पे तुम्हारा OTP जाएगा, एंड वहां से यू कैन डाउनलोड द आधार एंड टेक अ प्रिंट आउट, दैट विल वर्क। स्पेलिंग्स की कोई दिक्कत नहीं होती, अगर स्पेलिंग थोड़ी बहुत गलत हो जाए तो ACCA नहीं कुछ कहता, हाँ लेकिन अगर तुम रेशोज का क्वेश्चन लिख रहे हो, क्योंकि थ्योरी बेसिकली रेशोज में ही आती है, तो रेशोज में पहली बात तो अपने रेशो को बाइफरकेट करना, इन जो क्वेश्चन में बोला गया है कि तुम्हें रेशोज पोजीशन या परफॉर्मेंस या लिक्विडिटी की बतानी है, तो पहले लिखना पोजीशन की कौन सी है, फिर लिक्विडिटी हेडिंग बना के, फिर जो भी तुम्हारे को बोली गई है रेशोज डिफाइन करनी है, मेन हेडिंग वो लिखना, उसके बाद सब हेडिंग बनाना जो रेशो को तुम बाइफरकेट करो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, वो चीज, एंड उसके बाद लिखना फुल स्टॉप के बाद हमेशा जो लेटर होता है वो कैपिटल में होना चाहिए। बस ये छोटी मोटी चीजों का ध्यान रखना। मैं नहीं कहता कि इससे मार्क्स कटेंगे, बट इट विल क्रिएट अ गुड इंप्रेशन। अगर तुम्हारे कोई आंसर मेरे को भेज रहा है, फॉर्मेटिंग ही नहीं है, कोई फॉर्मेटिंग ही नहीं है, चाहे सब कुछ सही लिखे, तो मैं वैसे ही बच्चे के मार्क्स काटूंगा कि यार फॉर्मेटिंग ही नहीं इसके, तो एक ही पैराग्राफ में सारा आंसर लिख दिया ना एक्सप्लेन किया। तो हेडिंग बनाओ, उसको बोल्ड करो, जैसे परफॉर्मेंस नीचे पैराग्राफ, पोजीशन उसका पैराग्राफ, कंक्लूजन पैराग्राफ, तो उससे तुम्हारे 2 to 3 मार्क्स की एनहांसमेंट होती है। सर इफ रीजन इज करेक्ट बट द फिगर ऑफ द रेशियो आर इनकरेक्ट, मार्क्स मिलेंगे? आशुतोष देखो, अगर तो तुम्हारा रीजन सही है और फिगर्स गलत है, तो फिर तो ACCA शायद तुम्हारा एग्जाम ही नलीफाई कर देगा। तुमने रेशो गलत निकाली और रीजन सही दिया, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ना, करंट रेशो कम हो रही है और तुमने लिख दिया करंट रेशो हैज बीन इंक्रीजिंग। नहीं सर, मतलब जैसे रेशियो तो कम ही हो रही है, पर उसका मतलब जैसे मैंने परसेंटेज मान लो मेरी आ रही थी 13%, उनकी आ रही है हाँ, मान लो 14, तो उसमें रीजन तो सर उसका सेम ही आगे की रिड्यूस हो उसका गई। उसका फर्क नहीं पड़ता थोड़ा बहुत, उसका इसी इतना ध्यान। तुम अगर लिखोगे पुरानी रेशो इतनी थी, नई रेशो इतनी है, हाँ जी उनके सर। बीच का इतना डिफरेंस आया है, तो उसके बीच का जो डिफरेंस अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए डजंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं। बट द कंडीशन इज कि रेशो सही निकालियो, क्योंकि रेशो तो हम अलग से निकालते ही हैं ऊपर। अगर रेशो सही निकाली है वो ठीक है, अगर रेशो गलत निकाली है तो ऊपर भी गलत हो जाएगा फिर तुम्हारा, क्योंकि ऊपर हाँ जी। तुमने सारी रेशोज निकाली हुई ऑलरेडी। सर कंसोलिडेशन और सिंगल एंटिटी में भी स्टेप मार्किंग होती है? बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है स्टेप मार्किंग। और ये स्टेप मार्किंग तुम अगर उसमें जाओगे अपना एग्जाम किट में BPP की, सिंगल एंटिटी का क्वेश्चन कोई सॉल्व करना या सॉल्व मत करना, बस सबमिट वैसे क्लिक कर देना, तो वहां पे लिखा होता है कि इस चीज के इतने मार्क्स हैं, इस चीज के इतने मार्क्स हैं। एक सेकंड गाइस। ठीक है ना, तो ये चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। सर निकल मेरे को बोल रहे हैं एकदम बीच का डिफरेंस निकालना कंपलसरी है? नहीं कोई बात नहीं, बीच का डिफरेंस तुम मत निकालना, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये लिख देना पहले रेशो इतनी थी अब रेशो इतनी है, ये जरूर कर लेना। सर समराइज वे पे डिफरेंस बोल दोगे पोजीशन वर्सेस परफॉर्मेंस इंटरप्रिटेशन का? सर समराइज वे पे डिफरेंस बोल दोगे पोजीशन वर्सेस परफॉर्मेंस? मुझे देवंजन तुम्हारा क्वेश्चन समझ नहीं आया, क्या बोल रहे हो? अरे सर, व्हाट आई वांटेड टू अंडरस्टैंड, लाइक अगर क्वेश्चन पे बोल रहा है कि यू आर रिक्वायर्ड टू कमेंट ऑन रिगार्डिंग द कंपनीज परफॉर्मेंस, और हाँ समटाइम्स अगर बोलता है कि यू आर रिक्वायर्ड टू कमेंट ऑन कंपनीज परफॉर्मेंस, एंड एंड समटाइम्स इट सेज पोजीशन, तो मेरे को कौन सा एंड पे, मतलब किस तरीके से ये डिफरेंशिएट करना है? अगर नहीं, ये पोजीशन चार्ट। परफॉर्मेंस और पोजीशन रेशियोज की बाइफर्केशन है ना। परफॉर्मेंस मतलब GP, नेट प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग हाँ प्रॉफिट हाँ। रेशो, हम्म, ROC। पोजीशन मतलब नॉन करंट करंट रेशो, क्विक रेशो, एसिड टेस्ट मतलब वो रेशो, लिक्विडिटी एंड लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी रेशो। लिक्विडिटी एंड हाँ, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी में जाएगा, बस राइट? बस बस। ओके ओके। परफॉर्मेंस में तुम्हारा वो भी रेशियोज आ जाएंगी, एसेट टर्नओवर रेशो, एसेट टर्नओवर सॉरी, रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड, पेबल पेमेंट पीरियड, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, वो सारी आ जाएगी। ओके सर। तो उसी तरह से अगर परफॉर्मेंस है तो परफॉर्मेंस में हर रेशो को देखो कितना डिफरेंस आ रहा है, क्यों आ रहा है। पोजीशन में जो रेशियोज है वो ढूंढो, उनका डिफरेंस देखो क्यों आ रहा है, दैट्स इट। ठीक है गाइस, एनीवन एल्स हैव एनी डाउट? वैसे डाउट होने नहीं चाहिए अब, मतलब सब्जेक्ट वाइज तो मैं नहीं बोलूंगा डाउट के, कोई चैप्टर के सर इस क्वेश्चन में मेरा डाउट है, वो मैं अब नहीं लूंगा, एंड तुम भी मत करना वो चीज।
ठीक है, चलो अभी किसी का डाउट नहीं है तो लेट्स, आई थिंक एक दो, अच्छा सर कंसोलिडेशन सिंगल एंटिटी क्वेश्चन आने का पॉसिबिलिटी ज्यादा है। देखो मैं एक चीज बताता हूँ, ये चीज सबको मैं क्लियर करता हूँ गाइस, इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन तो आएगा ही, 99% चांस है, बट आता ही है। कंसोलिडेशन सिंगल एंटिटी में से मैं कभी भी तुम्हारे को फ्यूचर में क्या आएगा वो नहीं बता सकता, बिल्कुल नहीं बता सकता, मैं क्या दुनिया में कोई नहीं बता सकता। और एसीसीए का ऐसा कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है कि पिछले 3 बारी में अगर सिंगल एंटिटी आया तो इस बार भी कंसोलिडेशन आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो देर इज नो अजम्पशन दैट यू कैन मेक, करना तुम्हें दोनों पूरे पड़ेंगे। बिल्कुल ये मत सोचो कि मुझे कंसोलिडेशन आएगा सिंगल एंटिटी आएगा, देर इज नो एसेस रेशो। मे बी सम स्टूडेंट्स कैन गेट कंसोलिडेशन, मे बी अदर स्टूडेंट्स कैन गेट सिंगल एंटिटी, ऐसा भी होगा एंड ऐसा होगा, देखना। तुम मुझे मेरी बात पे विश्वास नहीं करते, जब एग्जाम देके आओगे देखना, मैं एक पोल डालूंगा, हाउ मच स्टूडेंट गॉट सिंगल एंटिटी, हाउ मच स्टूडेंट गॉट कंसोलिडेशन, अप्रोक्सीमेट 40 to 40-60% रेशो आ जाएगी, तो वो कहीं से भी आ सकते हैं। सर इंटरप्रिटेशन में पोजीशन पूछा है तो हम परफॉर्मेंस इश्यूज एंड कंक्लूजन लिखना होगा ना, या फिर उसके साथ पोजीशन भी लिखना होगा? देखो सर इंटरप्रिटेशन में पोजीशन पूछा है तो हम पोजीशन के बारे में बताएंगे ना, तो हम परफॉर्मेंस इश्यूज एंड कंक्लूजन लिखना होगा। क्यों? अगर पोजीशन के बारे में तुमसे पूछा गया है तो तुम पोजीशन रेशोज ही बताओगे ना, करंट रेशो, क्विक रेशो, ठीक है, और डेट इक्विटी रेशो, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म पोजीशन, यही बताओगे ना, फिर कुछ और थोड़ी लिखोगे उसमें। एंड फिर एंड में टोटल कंक्लूजन दोगे, एंड वो कंक्लूजन कैसे देना है वो तुम अभी क्वेश्चंस रीड करना खूब सारे, तब समझ आएगा। और सर नहीं पूछा है तो लिखना नहीं पड़ेगा ना? कंक्लूजन तो देना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, पोजीशन पोजीशन। हाँ, अगर पोजीशन जो पूछा जाए सिर्फ वही बता रहे हैं। अगर क्वेश्चन में पूछा गया कि परफॉर्मेंस बताओ, लिक्विडिटी बताओ, जो चीज पूछी जाए सिर्फ वही बतानी है, कुछ अलग से एक्स्ट्रा नहीं लिखना। और रेशोज भी मिक्स मत करना कि तुम पोजीशन परफॉर्मेंस में पोजीशन रेशो डाल दोगे, परफॉर्मेंस में किसी ने करंट रेशो डाल दी, वो गलत हो जाएगा। परफॉर्मेंस मतलब कंपनी ने कैसा परफॉर्म करा है, जीपी, एनपी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, आरओसी, ये सारी रेशोज। सर सीबी प्लेटफॉर्म पे स्प्रेडशीट्स में शॉर्टकट काम नहीं करते, जैसे कंट्रोल प्लस टू ऐड न्यूरो, हाँ नहीं काम करते चिराग, बिल्कुल नहीं करते। वहां पे तुम्हारे को लेफ्ट में जाके इंसर्ट ही करना पड़ेगा, और इंसर्ट भी नहीं होता वहां पे इंसर्ट भी नहीं होता। मैंने इनफैक्ट मैंने बताया भी हुआ है गाइस, जिनको भी ये सारे छोटे छोटे डाउट्स है ना कि एक्सेल में क्या क्या होता है, कुछ होता है, एक बार मेरी दिसंबर प्री मॉक की वीडियो देख लेना। मैंने उसमें आई थिंक कंसोलिडेशन का क्वेश्चन था, वो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करा है मैंने वहां पे, रेशोज भी पूरा क्वेश्चन सॉल्व करा है, बट टाइप नहीं करा, लेकिन सब कुछ एक्सप्लेन करा है। तो वो जरूर सारे देख लेना, मैं तो कहूंगा देख ही लो, चाहे आज देख लो चाहे कल, एक बार आज ही देख लो, चलो आज तुम्हारा टाइम काफी तुम्हारे पास है, कल रिवाइज कर लेना। आज जिस बच्चे ने नहीं देखी दिसंबर की जो मैंने प्री मॉक की वीडियो बनाई है, वो पूरी वीडियो देख लो 3 आवर्स की। ये जितने भी झूठ मूठ डाउट तुम्हारे हैं कि सर पेपर पेन के अलावा हम कैसे लिख सकते हैं, पेपर पेन नहीं लेके होगे तो कैसे लिखेंगे, और ये सारी चीजें सारी तुम्हारी वहां से क्लियर हो जाएंगी। सर डिफरेंस बिटवीन रिकोर्स एंड विदाउट रिकोर्स दिलदार, ये चीज जो है उस पर सर्च करना, क्या कहते हैं, चैट जीपीटी पे, ठीक है। वैसे मैं बताया हूँ ये तुम्हारा चलता है रिकोर्स विदाउट रिकोर्स, दिस वर्क्स इन, जब हम अपने जो डेटर्स होते हैं, डेट होता है, डेट को आउटसोर्स कर देते हैं। सो जब हम अपनी डेट आउटसोर्स कर देते हैं उस टाइम पे होता है कि हमारे जो डेट है हमने किसी को आउटसोर्स करे, उसने हमें पैसे दे दिए। तो अगर तो विद रिकोर्स है, विद रिकोर्स का मतलब होता है कल को अगर वो एजेंसी को रिसीवेबल से पैसे नहीं आए तो वो हमसे पैसे ले सकती है। मेरे पास रिसीवेबल थे 1 लाख के, मैंने बोला एक एजेंसी को कि आप रिसीवेबल सारे रख लो, सारे पैसे आप कलेक्ट करके अपने पास ही रखना, मेरे को आज पैसे दे दो। उन्होंने मेरे को आज 90,000 दे दी, मेरे पास 90,000 आ गए, रिसीवेबल सारे उनके पास चले गए। अब वो जो रिसीवेबल्स है वो सारे रिसीवेबल्स के पैसे उन्होंने कलेक्ट कर लिए। विद रिकोर्स मतलब अगर किसी रिसीवेबल ने उनको पैसे देने से मना कर दिया तो वो पैसे वो कंपनी हमसे लेगी कि उस रिसीवेबल के पैसे नहीं आए तो आप उसके पैसे दो। विदाउट रिकोर्स मतलब अगर उस रिसीवेबल के पैसे उस कंपनी को नहीं मिले तो वो हमसे पैसे नहीं मांग सकती। दिस इज द डिफरेंस, और उसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट चेंज हो जाता है। विद रिकोर्स के केस में जब तक सारे पैसे रियलाइज नहीं होते तब तक वो हमारे रिसीवेबल्स ही रहेंगे, और जो अमाउंट हमें उस एजेंसी ने दे दिया वो हमारा लोन बन जाता है। विदाउट रिकोर्स में जिस दिन हमने वो रिसीवेबल बेच दिए, हम ये मानेंगे रिसीवेबल से हमारे पैसे आ गए, खत्म। ये हमारा एक क्रक्स है, मैं तुम्हें क्रक्स बता दिया, बाकी तुम और उसका वहां से देख सकते हो जो चैट जीपीटी वगैरह है।
सर वी डू हैव टू कट एंड पेस्ट इन दिस केस। अर्पण एब्सोल्युटली राइट। तो अगर तुम्हारे को एक रो ऐड करनी है तो तुम्हारे को कट एंड पेस्ट करना पड़ेगा। यू कैन नॉट जस्ट इंसर्ट अ रो। तो नीचे वाला सारा कट एंड पेस्ट करना, कॉपी पेस्ट मत करना, कट एंड पेस्ट करना, मैंने बताया हुआ है। सर आप लिंक भेज सकते हो प्री मॉक का फॉर दिसंबर, मैंने भेजा था वैसे। गाइस सर कैन एनीवन प्लीज रीसेंड द दिसंबर प्री मॉक लिंक जो मैंने ग्रुप में शेयर किया हुआ है, वो प्लीज शेयर कर देना सर गाइस अभी। यस 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 सर अरिहंत। सर मैं बोल रहा हूँ कि जैसे कि मैं जब सीबीई से कर रहा था क्वेश्चन, तो वहां पे मैं कभी कभी देख रहा था, ऑप्शन था कि कभी कभी फॉर्मेट कॉपी करके पेस्ट करते तो होता था। ये क्या सर एग्जाम में भी ऐसा सिस्टम रहेगा कि हम लोग को मतलब फॉर्मेट कैसे? कभी कभी जैसे कि फॉर्मेट कभी कभी बना रहता है ना, रेवेन्यू कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो मैं कभी कभी वो कॉपी करके पेस्ट करता था तो फिर नहीं, बनाना नहीं फॉर्मेट पड़ता कहाँ था बना होता है? नहीं मतलब सेक्शन सी में। अगर बना हुआ है तो ठीक है, बना हुआ है तो तुम कॉपी पेस्ट कर सकते हो, फिर कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जोहा सर, डू वी डी रिकॉग्नाइज रिसीवेबल विदाउट रिकोर्स? यस, जिस दिन रिसीवेबल के हमें पैसे आ गए, एजेंसी ने पैसे दे दिए विदाउट रिकोर्स में, हम उस दिन उसको अपना रिसीवेबल खत्म कर देंगे और हम मानेंगे इतने पैसे हमें आए। थैंक यू वेरी मच। एक स्टूडेंट ने ग्रुप में भी शेयर कर दिया और यहाँ पे भी शेयर कर दिया वीडियो। दिस वीडियो इज नॉट अवेलेबल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, मतलब यूट्यूब वाले बच्चे इसको नहीं देख सकते। दिस इज ओनली फॉर यू बिकॉज इट, जिसके पास लिंक है सिर्फ वही वीडियो देख सकता है। ठीक है गैस, तो जस्ट फॉलो द स्टेप्स। एक बार ये वीडियो प्लीज सारे देखना, ठीक है। और जैसा मैंने बताया है, दोबारा बता रहा हूं एक बार, आज से लेके परसों तक, परसों मॉर्निंग तक तुम्हारे को अपना पूरा सिलेबस रिवाइज करना है। मैराथन वीडियोस, नोट्स एंड चैप्टर्स की सारी इलस्ट्रेशंस एंड एक्टिविटीज। फर्स्ट थिंग, उस दिन तुम्हारे को क्या करना है, क्या कहते हैं, उस दिन तुम्हारे को मंडे को एक मॉक करना है। मॉक करने के बाद जो रिकॉर्डेड वाले स्टूडेंट्स हैं वो सेल्फ रिव्यू कर सकते हैं। स्टैंडर्ड और हाइब्रिड वाले मुझे बताएंगे कि सर हमने मॉक कर लिया, और ये पर्सनल में डीएम में मुझे अपना वो लॉगिन आईडी पासवर्ड देंगे। आई विल चेक देयर मॉक एंड आई विल इवैल्यूएट करके तुम्हें सारा बता दूंगा। उसके बाद ट्यूसडे एंड वेंसडे तुम्हारे को सारी एग्जाम की वीडियोस प्रॉपरली देखनी है, अच्छे से क्वेश्चन समझ समझ के, और सेक्शन सी के जो मेरी वीडियोस है वो सारी देखनी है, और उसके साथ इंटरप्रिटेशन के 4 से 5 क्वेश्चंस अलॉन्ग विद सॉल्यूशंस अच्छे से रीड करने हैं। ये करने के बाद एग्जाम डे पे सुबह सिर्फ मेरे नोट्स रिवाइज करना, एंड दैट्स इट। यू विल सी कि तुम्हारी परफॉर्मेंस एग्जाम में बहुत बहुत अच्छी जाएगी, क्योंकि काफी सारी चीजें तुम्हारे को, फॉर्मूलेज, लॉजिक्स सब याद होंगे। जैसे आज डिस्पोजल का बच्चों ने आंसर, मतलब काफी बच्चों ने आंसर नहीं दिया था, एंड वन ऑफ द रीजन वाज फॉर्मूला ही नहीं आता। मुझे खुद, अगर मेरे को भी नहीं फॉर्मूला याद डिस्पोजल का, क्योंकि हम नहीं पढ़ते, चीजें याद ही नहीं होती क्योंकि इतना ज्यादा इट्स नॉट वेरी कॉमन। अब वो चीज तुम्हें अनकॉमन करनी है, वो चीज तुम्हें हर चीज याद रखनी है, एंड दिस इज द स्टेप। फॉलो दिस स्टेप गाइस, एंड आई एम विद यू टिल योर एग्जाम एंड आफ्टर दैट एज वेल। किसी स्टूडेंट को मुझसे कुछ भी डिस्कस करना हुआ, कुछ भी डिस्कस करना हुआ, कभी भी मुझे तुम ग्रुप में लिख सकते हो कि सर आई नीड टू डिस्कस थिंग्स विद यू। मैं तुम्हारे साथ वो चीजें डिस्कस करूंगा। प्लीज कोई क्वेश्चन की क्वेरीज अब ग्रुप में नहीं डालेगा, कोशिश करना मत डालो। बहुत ही रेयर कोई मिलता है इस केस तो बताना, बट ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज बाय योरसेल्फ। कोई नई क्वेरी ग्रुप में मत डालना, ठीक है। और इस 4 दिनों को अपना रिवीजन पे फोकस रखो। कोई भी स्टूडेंट इन 4 दिनों में बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाएगा। इस टाइम तुम सबकी जो बॉडी है दैट इज मोस्ट इम्यून टू डिजीज। अगर तुमने कुछ भी उल्टा सीधा खा लिया, कुछ भी उल्टा सीधा खा लिया, तो बीमार होने के चांसेस बहुत हाई है, ठीक है। कुछ भी बाहर का मत खाना। ड्रिंक एज मच वाटर एज यू कैन, एंड नींद कोशिश करना कि 7 से 8 घंटे की नींद प्रॉपर लो। प्लान योर डे अकॉर्डिंगली। और जो जॉब जा रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको मैं कहूंगा कि अगर कोशिश कर सकते हो एटलीस्ट, मतलब ठीक है, आज सैटरडे है, संडे की छुट्टी है, मंडे ट्यूसडे वेंसडे, इनमें से 2 दिन की छुट्टी जरूर लेना। बिकॉज अब एसी इस, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस देखनी है, सब कुछ करना है, तो बीमारी का बहाना मार देना, कुछ भी कर देना, यू कैन टेक लीव, बट ये जरूर करना कि 2 दिन की छुट्टियां मिनिमम लो। तो फॉलो दिस अप्रोच, एंड माई बेस्ट विशेज आर विद यू, एंड यू ऑल परफॉर्म वेल। तो सबने अच्छे से एग्जाम देना है। टारगेट 100 आउट ऑफ 100। आई एम अनाउंसिंग वन थिंग, जिस भी स्टूडेंट के 90 प्लस मार्क्स आए, उस स्टूडेंट को मेरी तरफ से 10,000 रुपीज का प्राइज मिलेगा, और जिस स्टूडेंट के 85 प्लस यानी 86 टू 90 के बीच में मार्क्स है, उनको 5,000 का कैश प्राइज मेरी तरफ से मिलेगा गाइस। दिस इज जस्ट टू मोटिवेट यू टू टू डू बेटर, कि तुम्हें 90 प्लस लेके आने, इनफैक्ट 100 आउट ऑफ 100 लेके आने। मेरा जो पीएम का भी बैच चल रहा था, तो मेरा एक स्टूडेंट है पीएम में, दैट इज हर्ष, जो नॉलेज लेवल से मेरे साथ है, तो वो पीएम मेरे से पढ़ रहा है। तो
कई बार कुछ मोटिवेटिंग चीजें होती हैं, तो जैसे अब मैंने ये बात जब उसको बोली तो उसने कहा था कि सर आई विल स्कोर 100 आउट ऑफ 100। आज तक पीएम में किसी के नहीं आए। मैंने कहा नहीं आए। उसने कहा मैं लाऊंगा सर। एंड इट्स नॉट बिकॉज कि मुझे प्राइज चाहिए, प्राइज मत देना, इट्स बिकॉज आई वांट, आपका फर्स्ट पीएम का बैच है, तो आई वांट टू मेक यू फील प्राउड कि आपका फर्स्ट पीएम के बैच के फर्स्ट स्टूडेंट के जिसने रजिस्ट्रेशन कराई थी उसके 100 आउट ऑफ 100 आए। तो ये मोटिवेशन, ये जज्बा, ये बूस्ट तुम्हें अपने अंदर देना है। तुम सोचो कि तुम्हें 100 आउट ऑफ 100 लेके आने हैं, सारे रिकॉर्ड्स तोड़ने। एसीसीए की तरफ से तुम्हें अप्रिसिएशन लेटर आएगा। एसीसीए तुम्हारे को अपनी मीटिंग्स में बुलाएंगे कि दिस स्टूडेंट हैव स्कोर्ड 100 आउट ऑफ 100 इन एफआर। ठीक है ना। हमारी तरफ से तुम्हें कैश प्राइज मिलेगा। मैं तुम्हारे साथ प्रॉपर वीडियोस बनाऊंगा, डिस्कशन करूंगा यूट्यूब पे कि तुम्हारे 100 आउट ऑफ 100 कैसे है। तो ट्राई टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100 एंड तुम सब ला सकते हो। बिल्कुल एग्जाम में ये सोच के मत जाना कि कोई बात नहीं यार 50 मार्क्स पासिंग है, आ जाएंगे, एक दो क्वेश्चन छूट भी गए, गलत भी हो गए, कोई बात नहीं। बिल्कुल ऐसा मत सोचना गाइस, 100 आउट ऑफ 100 लेके आने। ठीक है, ये चीज करना गाइस। एंड मेरी तरफ से बेस्ट टू बेस्ट विशेस आर विद यू। इफ एनीवन नीड टू आस्क एनीथिंग तो तुम ग्रुप में शेयर कर देना, मैं तुम्हारे से पर्सनली बात करके वो चीज सॉल्व कर दूंगा। एंड जैसा मैंने बताया, स्टार्ट प्लानिंग दैट। चलो बाय गाइस एंड हैव अ गुड टाइम एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम गाइस। बाय सलोनी, बाय निशांत, बाय दृष्टि, बाय अभिषेक, बाय गौरांगी, बाय अभिषेक, बाय प्रथमेश, बाय जोहा, बाय रोजलिन, बाय सर रिंदम। यस ईश्विन। मेरे को ना एक बात करनी थी। अ, ठीक है, एक काम करते हैं, मतलब अभी बात करनी है यहाँ पे तो आई कैन जस्ट पॉज द रिकॉर्डिंग, अभी भी कर सकते हैं। यस सर।